एक नई शुरुआत। आरव बेड से उठा, नींद में होते हुए एक गहरी सांस ली जैसे कि वो चक्कर को दूर करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें खुलीं और उसने इधर-उधर देखा, खुद को एक अजीब कमरे में अकेला पाया। वो बहुत कन्फ्यूज्ड था। ये मैं कहाँ हूँ? अगर उसे बचा लिया गया था, तो उसे इस वक्त किसी हॉस्पिटल के वार्ड में होना चाहिए था। आरव ने अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा, ये मुझे कोई चोट क्यों नहीं आई है? आखिरी चीज जो उसे याद थी वो थी उसका लैब में होना। वो एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था कि तभी एक जोरदार धमाका होता है, एक चकाचौंध करने वाली चमक। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके आंखों के सामने सब धुंधला दिखाई देने लगता है और फिर वो इस अनजान कमरे में जागता है। उसने अपनी आंखें मलीं ताकि वो सब कुछ साफ देख सके, लेकिन यह का अनजान माहौल वैसे ही बना रहा। कमरा साधारण था, खाली दीवारों और उस पर तंगी कुछ तस्वीरों के साथ। एक लकड़ी का टेबल था जिसे दीवार से सटा कर रखा गया था और एक छोटी सी खिड़की से कमरे में चांद की रोशनी आ रही थी। बेड जिस पर वो इस समय बैठा था, मामूली था, पतले गद्दे और घिसी हुई चादरों के साथ। जब उसने इस अनजान माहौल को देखा तो उसे कुछ अजीब लगने लगा, कुछ ऐसा जो वो अभी तक समझ नहीं पाया था। आरव का दिमाग तेजी से काम करने लगा, ये समझने की कोशिश में कि क्या हुआ था। एक पल वो एक साइंटिस्ट था जो एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था, और अब वो यहाँ था, कहीं किसी ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया था, और हो सकता है कि उन लोगों ने ही लैब पर भी हमला किया हो। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि कोई किडनैपर उसे किडनैप करने के बाद इस तरह एक रूम में अकेला तो नहीं रखेगा। उसने बेड से उठने की कोशिश की, अपने शरीर में एक अजीब सा भारीपन और हल्कापन महसूस करते हुए। धीरे धीरे उसने अपने पैरों को बेड के किनारे से नीचे लटकाया और उठ गया। उसकी हरकतें सतर्क थीं। उसे अभी तक पता नहीं चला था कि ये जगह कौन सी है, इसलिए वो हर तरह से अलर्ट रहना चाहता था। उसका सिर थोड़ा सा दर्द कर रहा था, एक हल्का दर्द जिसे उसने धमाके का परिणाम माना। जब उसने अपनी आसपास की जगह को देखा तो उसने सामने वाली दीवार पर एक आईना देखा। एक्साइटमेंट और डर ने उसे उसकी ओर खींचा। जब उसने आईने में देखा तो उसकी सांसें उसके गले में अटक गई। उसके सामने जो इंसान खड़ा था वो खुद नहीं था, वो एक 15 साल के स्कूली जाने वाले लड़के की शक्ल में था। आईने में लड़के का पतला शरीर, काले बाल और हैंडसम चेहरा था जो निस्संदेह उससे कम उम्र के बच्चे का लग रहा था जिसकी अभी तक मूंछ या दाढ़ी भी नहीं आई थी। आरव ने अपने गाल पर हाथ रखा और आईने के रिफ्लेक्शन ने उसकी हरकतों को बिल्कुल वैसा ही किया। उसके अंदर घबराहट उबलने लगी। ये सच नहीं हो सकता, आरव ने धीरे से कहा, आईने से एक कदम पीछे हटते हुए। ये मैं नहीं हूं। उसने सिचुएशन को समझने की कोशिश की। शायद धमाके की वजह से उसे भ्रम होने लगा है, लेकिन रिफ्लेक्शन बहुत असली लग रहा था, इतना रियल कि वो उसे किसी तरह का भ्रम नहीं लग रहा था। उसने अपने हाथों को देखा, ये देखते हुए कि वो कितने छोटे और नाजुक लग रहे थे। उसके कपड़े भी अलग थे, साधारण और पुराने, उस लैब कोट और जीन्स से अलग जो उसने पहने हुए थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने कमरे को दोबारा देखा, किसी क्ल्यू की तलाश में जो उसकी स्थिति को समझा सके। टेबल के ऊपर कई सारी बुक्स रखी हुई थी, सभी एक ही भाषा में लिखे हुए थे, जो उसके लिए अनजान भाषा थी, लेकिन फिर भी उसे सब समझ आ रहा था। उसने एक बुक उठाई, उसके पन्नों को पलटते हुए। उसमें मैजिकल एलिमेंट्स के बारे में बताया गया था और मैजिकल बीस्ट की तस्वीरें छपी हुई थी, जिन्हें देखकर उसका सिर और दर्द करने लगा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब आरव इस सदमे से जूझ रहा था, तब अचानक एक तेज दर्द उसके सिर में होने लगा। उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया, दर्द के बढ़ते हुए और कराहते हुए वो अपने घुटनों के बल अपना सिर पकड़े हुए जमीन पर गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग निचोड़ा जा रहा हो, अनजान तस्वीरें और किसी की यादाश्त उसके दिमाग में बाढ़ की तरह भर रही हो। वो सांस लेने के लिए हांफ रहा था, वो यादें जो उसकी नहीं थीं उसकी चेतना में प्रवेश करने लगी। उसने किसी और के जीवन की झलक देखी, एक जादू और आश्चर्य से भरी जिंदगी। उसने खुद को देखा, या उस लड़के को देखा जिसकी शरीर में वो इस समय था, एक स्कूल में जहां कई सारे स्टूडेंट्स एलिमेंटल मैजिक को सीख रहे थे। उसने लड़के का स्ट्रगल, उसके सपनों, उसके डर को महसूस किया। लड़के का नाम भी आरव था और वो पढ़ाई में एक कमजोर स्टूडेंट था, अपनी एवरेज परफॉर्मेंस और गरीब फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मजाक का पात्र बनना। दर्द एक अनगिनत समय के जैसा महसूस होने के बाद शांत हुआ। आरव फर्श पर हांफता हुआ गिर गया। धीरे धीरे वो उठा, उसका सिर अभी भी यादों की बाढ़ से घूम रहा था। वो बेड के पास वापस गया और सिर दर्द के साथ बैठ गया, जो कुछ भी हुआ था उसे समझने की कोशिश करते हुए। वो इस समय एक अलग दुनिया में था,
एक जादुई दुनिया जहां साइंस की कोई जगह नहीं था और वो एक टीनेजर के शरीर में था जो उससे बिल्कुल अलग था। वो इस लड़के की तरह नहीं था, वो एक साइंस का जीनियस था। उसे लोग कॉलेज में एक जीनियस कहते थे क्योंकि वो सिर्फ साइंस में ही टॉपर नहीं था बल्कि अपने कॉलेज के फाइटिंग कंपटीशन का चैंपियन भी था। सिर्फ 26 साल की उम्र में वो इंडिया का यंगेस्ट साइंटिस्ट बन चुका था। उसका सपना एक महान साइंटिस्ट बनना और अपने भारत देश को ऊंचाइयों तक ले जाना था, लेकिन अब वो इस मैजिकल वर्ल्ड में आकर फंस गया था। ये पागलपन है, आरव ने अपने आप से कहा। मैं इस तरह कैसे जी सकता हूं? जिस जीवन में उसकी एक माँ और एक बहन थी, एक ऐसा परिवार जो अपने जीवन को चलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उसके पिता जब वो 6 साल का था तब कहीं गायब हो गए थे। तभी से पिछले वाले आरव का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। आरव को इस जीवन में सिर्फ एक चीज अच्छी लगी कि यह उसका एक परिवार था, क्योंकि पृथ्वी पर वो एक अनाथ था जो बचपन से ही अनाथालय में पला बढ़ा था। लेकिन उसके स्मार्ट और पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से वो ज्यादा समय तक उस अनाथालय में नहीं रहा। उसने 10th पास करने के बाद से ही जॉब करना शुरू कर दिया था और उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी। उसके यया की नई यादों के अनुसार उसे इस दुनिया की अच्छे से समझ हो गई थी। इस दुनिया में मजेशियन जो मैजिक का इस्तेमाल कर सकते थे उनका यया बहुत सम्मान किया जाता था, क्योंकि मजेशियन यया के आम लोगों को उन मैजिकल बीस्ट से बचाते थे जो उनके शहरों के आसपास घूमते थे। इस दुनिया में इंसानों का राज नहीं था, बल्कि इंसानों से कई गुना बड़े और बेरहम मैजिकल बीस्ट का राज था। अगर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट किसी शहर पर हमला कर दे तो वो उस शहर को रातों रात तबाह कर सकते थे। इसलिए इस दुनिया में मजेशियन का दर्जा आम इंसानों से ऊंचा था। यह कई तरह के एलिमेंटल मजेशियन होते थे, जैसे कि फायर, वाटर, अर्थ, विंड, लाइटिंग, आइस जैसे कई हाई लेवल के मैजिक्स भी थे। और इनमें कई अलग अलग मैजिक सेल्स भी थी, जैसे कि फायर बॉल, वाटर शील्ड, लाइटिंग स्ट्राइक, अर्थक्विक जैसे कई सेल्स। आरव इन सभी तरह के एलिमेंटल मैजिक और इंसानों से भी कई गुना बड़े और खतरनाक बीस्टों के बारे में जानकर हैरान था। पृथ्वी पर उसने अपनी जिंदगी एक महान साइंटिस्ट बनने के लिए समर्पित कर दी थी, 26 की उम्र में भारत का सबसे यंग साइंटिस्ट बनकर। वो एक लड़के के शरीर में था जो अपनी पढ़ाई में बहुत कमजोर था और अपने क्लासमेट्स द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता था। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव था जो आरव को एक गहरी निराशा का अनुभव करा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने जहां से शुरू किया था, ऊपर वाले ने उसे वापस वही लाकर पटक दिया था। उसे अब फिर से एक नई शुरुआत करनी होगी। दरवाजे पर एक दस्तक हुई जिसने आरव को अपनी सोच से निकालकर हकीकत में ला दिया। आरव सहम गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाहर एक महिला खड़ी थी जिसे उसने यादों से पहचाना, आरव की माँ। वो थकी हुई लग रही थी लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान दी। आरव, तुम ठीक हो? तुम काफी देर से अपने कमरे में हो, उसने धीरे से कहा। वाह, हाँ, मैं ठीक हूं, आरव ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। जितना हो सके उतना बात को नॉर्मल रखने के लिए उसने कहा, बस मैं थोड़ा थका हुआ हूं। ठीक है, डिनर तैयार है। जब तैयार हो जाओ तब नीचे आ जाना, उन्होंने कहा और वापस जाने लगी। आरव ने दरवाजा बंद किया और दरवाजे से टैका लेते हुए कुछ देर तक खड़ा रहा, एक गहरी सांस लेते हुए। ये बातचीत इतनी जल्दी हुई कि उसे ये असली नहीं लगा, लेकिन माँ की आवाज में उसके लिए प्यार और एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसने एक अजीब लेकिन मिक्स इमोशंस को अपने अंदर महसूस किया। वो जल्दी नीचे गया, खाना जल्दी खत्म कर वापस कमरे में आ गया। उसने ज्यादा बात नहीं की, ये कहकर कि उसकी तबीयत खराब है। आरव खिड़की के पास खड़ा था, उसने खिड़की के बाहर देखा। रात के अंधेरे ने उसे घेर लिया था। उसे लगा कि अभी बहुत देर हो चुकी है और उसे अगले दिन की तैयारी के लिए सो जाना चाहिए। फिर भी उसका दिमाग इस नई जादुई दुनिया के बारे में ही सोच रहा था, अपने मन को शांत करते हुए। मुझे सोने की जरूरत है, आरव ने खुद से कहा। वो बेड पर लेट गया, छत की ओर देखते हुए। कल मैं सोचूंगा कि आगे क्या करना है। CH2 मैजिक एग्जाम्स। आरव अचानक जाग गया। पिछले रात की घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसका रूम हालांकि अब जाना पहचाना था, लेकिन सुबह की रोशनी में रात के मुकाबले अलग दिख रहा था। उसे एक अजीब सी मिक्स फीलिंग महसूस हो रही थी, एक्साइटमेंट और कन्फ्यूजन। वो आज मैजिक वर्ल्ड के बाहर की दुनिया देखने जा रहा था और उसे अपनी दूसरी जिंदगी में एक बार फिर स्कूल जाना पड़ेगा, लेकिन इस बार ये कोई साधारण स्कूल नहीं होगी जिसमें मैथ्स या साइंस पढ़ाया जाएगा। यह कि स्कूल में मैजिक पढ़ाया जाता है। जल्दी से नहाने के बाद आरव ने अलमारी से मिले स्कूल ड्रेस को पहना।
उसने देखा कि इसमें कुछ सिमिलैरिटी है। जहां वो पहले लैब में कोट पहना करता था, अब उसे यह स्कूल ड्रेस पहननी पड़ रही थी, लेकिन उसे ये ज्यादा आरामदायक लग रहा था। उसका पेट गुर्राया, याद दिलाते हुए कि उसे खाना चाहिए। घर से बाहर निकलते ही उसने देखा कि सड़क पर बहुत हलचल थी। सभी लोग कहीं ना कहीं जा रहे थे। कोई स्टूडेंट उसी की तरह स्कूल ड्रेस में स्कूल जा रहा था, तो कोई आदमी हाथ में ऑफिस बैग लिए ऑफिस जा रहा था। ये दुनिया उसकी दुनिया जैसी ही लग रही थी, लेकिन शायद अभी तक उसने इसे ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया था। चलते हुए आरव ने कोने पर एक समोसे का ठेला देखा। ताज़ा तले हुए समोसों की खुशबू हवा में फैल रही थी, जिससे उसके मुंह में पानी आ गया। उसने ठेले के पास जाकर देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी टूटे हुए चूल्हे के साथ संघर्ष कर रहा था। क्या हुआ अंकल? आरव ने पूछा। समोसे वाले ने ऊपर देखा, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए। ये स्टोव काम नहीं कर रहा। इसमें अगर आग नहीं होगी तो धंधा कैसे चलेगा? मैं किसी फायर मैजिशियन को ढूंढ रहा हूं जो इसे जलाने में मदद कर सके। आरव को ये देखकर थोड़ा अजीब लगा। क्या ये अंकल इसे माचिस से नहीं जला सकते? लेकिन उसने कुछ भी बोलने से अच्छा शांत रहना ज्यादा सही समझा। हो सकता है कि यह माचिस जैसी कोई चीज ही ना हो। समोसे वाले अंकल ने कहा कि इसमें आग खत्म हो गई है और उन्हें किसी फायर मैजिशियन की जरूरत है इसमें आग भरने के लिए। उसे ये सब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। कल रात उसने बुक में एलिमेंटल मैजिशियंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन किसी को असलियत में एलिमेंटल मैजिक को इस्तेमाल करते हुए देखना वो अलग बात थी। तभी एक लाल हुड पहने एक आदमी ठेले के पास आया। क्या आपको मदद की जरूरत है? आदमी ने पूछा। हाँ, कृपया मेरी मदद करे, चूल्हा जल नहीं रहा, समोसे वाले ने जवाब दिया। आदमी ने सिर हिलाया और अपने हाथ को चूल्हे के ऊपर रखा। उसकी हथेली में एक छोटी सी फ्लेम दिखाई दी जो हल्के से नाच रही थी। अपनी कलाई के एक झटके से उसने फ्लेम को कंट्रोल करते हुए चूल्हे के अंदर डाल दिया और वो चूल्हा जल उठा। आरव ने ये सब हैरान होकर देखा कि कैसे फायर मैजिशियन ने कितनी आसानी से फ्लेम को कंट्रोल किया। चूल्हे में बिना किसी मुश्किल के फ्लेम को डाल दिया। आरव ने एक बार फिर चूल्हे को ध्यान से देखा। वो किसी गैस की मदद से नहीं जल रहा था, बल्कि जिस फ्लेम को मैजिशियन ने उसमें डाली थी वो उसकी मदद से जल रहा था। मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मेरी इतनी मदद की। आपने मेरा दिन बर्बाद होने बचा लिया। समोसे वाले ने उसके लिए अपना सम्मान दिखाते हुए कहा। कोई बात नहीं, फायर मैजिशियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और चला गया। आरव इसे देखकर अवाक रह गया। इस दुनिया में मैजिक सच में था और लोग इसे अपने रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल कर रहे थे। उसने समोसे वाले अंकल से उसके लिए एक प्लेट समोसा लगाने के लिए कहा और पास के ही एक बेंच पर बैठकर खाने लगा। जब वो अपना नाश्ता कर रहा था, वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि ये दुनिया और उसकी दुनिया में कितना अंतर था। नाश्ता खत्म करने के बाद आरव ने घर वापस जाने और स्कूल के लिए तैयार होने का फैसला किया। जब वो वापस चल रहा था, वो एक्साइटमेंट और घबराहट के मिक्स फीलिंग को महसूस कर रहा था। फायर मैजिशियन को देखकर उसमें जिज्ञासा की एक चिंगारी जल उठी और वो इस जादुई दुनिया के बारे में और ज्यादा जानना चाहता था। घर लौटते ही आरव ने अपना स्कूल बैग उठाया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। जब वो सड़कों से गुजर रहा था, उसने देखा कि रोजमर्रा के कामों में और भी कई जगहों पर जादू का इस्तेमाल हो रहा था। कंस्ट्रक्शन करने वाले जादूगर अर्थ और विंड एलिमेंट के मैजिक का इस्तेमाल करके बिल्डिंग बना रहे थे। भारी सामानों को आसानी से उठाकर और सटीकता के साथ सही जगह पर लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये एलिमेंट खुद इन जादूगरों के इशारों पर चल रहे हों। जब आरव स्कूल पहुंचा तो वो अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। स्कूल की बिल्डिंग उसके पिछले दुनिया के स्कूलों जैसी ही थी, लेकिन यह से जादुई ऑरा निकलता महसूस हो रहा था। वो क्लास ए में चला गया और एक सीट पर बैठ गया। क्लास में स्टूडेंट्स की बातें गूंज रही थीं। हर कोई जादू के बारे में बात कर रहा था जो उसे समझ नहीं आ रही थी, जैसे कि स्टार डायग्राम, मैजिक टूल्स, स्टार डस्ट और स्टार पाथ। कुछ समय बाद सर क्लास के अंदर आए, जो एक अधेड़ उम्र के आदमी थे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एलिमेंटल मैजिक के बेसिक्स और आपके मैजिक एबिलिटी को अवेकन करने के प्रोसेस पर चर्चा करेंगे। आरव ने ध्यान से सुना जब सर ने अलग अलग तरह के एलिमेंटल मैजिक के बारे में बताया। फायर, वोटर, अर्थ, विंड, आइस, ऐसे ही कई तरह के मैजिक थे। हर एक के अपने अनोखे गुण और इस्तेमाल थे। सर ने स्टार डस्ट और स्टार पाथ के कॉन्सेप्ट को भी समझाया, जो जादू का इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें थी। शुरुआती लेवल पर आपको अपने स्टार डस्ट के साथ स्टार्स को कंट्रोल करना होगा ताकि एक स्टार पाथ बन सके।
तभी आप अपने एलिमेंटल मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल कर सकेंगे, सर ने समझाया। उन्होंने बोर्ड पर एक डायग्राम बनाया जिसमें दिखाया गया कि स्टार्स कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिसकी मदद से एक स्टार पाथ बनता है। इस प्रोसेस को करने के लिए मेडिटेशन और अपने स्टार्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, लेकिन एक बार जब आप इसे मास्टर कर लेते हो तो आप अपने एलिमेंट की शक्ति को कंट्रोल कर सकते हो। आरव को सर द्वारा बताई गई बातें इंटरेस्टिंग लग रही थी। उसने खुद को स्टार डस्ट को कंट्रोल करते हुए और स्टार पाथ बनाते हुए कल्पना करने की कोशिश की, लेकिन ये अभी भी असली जैसे महसूस हो रहे थे। एलिमेंट्री मैजिक क्लास के बाद उनकी दूसरी क्लास मैजिकल बीस्ट पर थी। सर, जो एक कठोर दिखने वाले आदमी जिनके चेहरे पर एक निशान था, क्लास में आए और लेक्चर शुरू किया। मैजिकल बीस्ट वो क्रिएचर्स हैं जिनके पास अपनी अनोखी मैजिक एबिलिटीज होती हैं, और वो सभी बेहद खतरनाक और इंसानों के लिए बेरहम हो सकते हैं। इन बीस्ट को समझना किसी भी जादूगर के लिए बहुत जरूरी चीज है। ये साधारण बीस्ट जैसे फायर वुल्फ से लेकर ज्यादा शक्तिशाली और घातक बीस्ट जैसे मेटल ईगल और आइस ड्रैगन जैसे खतरनाक बीस्ट होते हैं। आरव ने सब कुछ ध्यान से सुना जब सर अलग अलग मैजिकल बीस्ट के बारे में बता रहे थे, उनकी विशेषताओं, और अगर आप कभी अनजाने में उनसे मिलो तो उनसे बचने के तरीके बता रहे थे। जानकारी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसने जितना हो सका उतना समझने की कोशिश की। उसने खुद को इन बीस्ट से मिलने की सोच में एक्साइटेड और डर का दोनों का मिक्स अनुभव महसूस कराया। स्कूल का दिन जल्दी बीत गया। आखिरी घंटी बजते ही आरव ने अपनी चीजें इकट्ठा की और क्लास से बाहर निकला। वो थका हुआ था, लेकिन उसे ये सब सीखकर एक्साइटमेंट महसूस हुई। स्कूल के बाहर आरव ने अपने बेस्ट फ्रेंड लकी से मुलाकात की। वो दोनों एक साथ बड़े हुए थे और उन दोनों को हर वक्त एक दूसरे के साथ देखा जा सकता था। लकी उसका इंतजार कर रहा था, चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए। अरे भाई आरव, तुम्हारा आज का दिन कैसा गया? लकी ने उसका कंधा थपथपाते हुए पूछा। ये एक्साइटिंग लेकिन थका देने वाला था, आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे क्या आपको पता है कि एनुअल एग्जाम्स एक हफ्ते में शुरू होने वाले हैं? ये एग्जाम्स तय करेंगे कि आप मैजिक स्कूल में जा सकते हो या नहीं। आरव का दिल ये सुनकर बैठ गया। वो इस दुनिया में अभी अभी तो आया था और अब उसे उन एग्जाम्स का सामना करना था जो उसके भविष्य को तय करेंगी। एक हफ्ता? मैं पूरे साल की पढ़ाई को सिर्फ एक हफ्ते में कैसे पूरा कर सकता हूं? आरव ने मन ही मन सोचा। आरव ने लकी को जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं पता था। भाई आरव, आप हमेशा बस साइंस नॉवेल्स पढ़ते रहते हो और पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आप कब समझोगे कि इस जादुई दुनिया में साइंस जैसा कुछ नहीं होता? आरव को याद आया कि पिछला आरव हर वक्त बस टाइम पास करने के लिए साइंस की नॉवेल्स पढ़ता रहता था और पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मुझे माफ करना, लेकिन मैं अब से पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस एनुअल एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करें ताकि हम दोनों एक साथ मैजिक स्कूल जा सके। आरव ने सिर हिलाया, हालांकि उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। जो चीजें उसे बचपन से ही पता होनी चाहिए थी, उन्हीं चीजों की पढ़ाई वो सिर्फ एक हफ्ते में कैसे करेगा? जब आरव और लकी घर लौट रहे थे, तब लकी चलते हुए आरव को एनुअल एग्जाम्स के बारे में बता रहा था, लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और ही था। लकी के हिसाब से अगर मैं एनुअल एग्जाम्स में हाई ग्रेड लाता हूं, तभी मेरा एडमिशन मैजिक स्कूल में हो पाएगा, आरव ने मन ही मन सोचा। घर पहुंचते ही वो सीधे अपने रूम में चला गया और अपने बेड पर बैठकर एक प्लान बनाने की कोशिश की। इस दुनिया में एक मैजिशियन बनने के लिए आपको पहले अपनी मैजिक अवेकेनिंग करनी होगी। बिना मैजिक अवेकेनिंग के आप अपना मैजिक अवेकन नहीं कर सकते हो, और बिना मैजिक के आप या सिर्फ एक आम इंसान हो। मैजिक अवेकेनिंग के लिए आपको मैजिक स्कूल में जाकर अपना मैजिक अवेकन करना होता है। बिना मैजिक स्कूल में गए आप मैजिक अवेकन नहीं कर सकते हो। एक हफ्ते में एनुअल एग्जाम्स होने वाले थे और ये एग्जाम्स ही आपका भविष्य तय करेंगे कि आप मैजिक स्कूल में जाते हो या नहीं। उसके लिए सिर्फ ये एग्जाम्स पास करना ही जरूरी नहीं था, बल्कि मैजिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए उसे हाई ग्रेड्स लाने होंगे। उसने सोचा कि क्या उसे इस दुनिया में एक आम इंसान का जीवन जीना होगा? वो पृथ्वी पर कड़ी मेहनत करके एक साइंस जीनियस बना था, लेकिन ऊपर वाले ने उसे इस मैजिकल वर्ल्ड में भेज दिया। उसने सोचा कि वो ये एक नई शुरुआत करेगा और सब कुछ सही भी चल रहा था, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अब वो भला एक हफ्ते में पूरे साल की पढ़ाई कैसे कर सकता था? आरव निराशा महसूस करने लगा और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। अगर वो इसी मैजिकल वर्ल्ड में पैदा हुआ होता तो वो ये अभी मैजिक का जीनियस कहलाता। वो बचपन से ही एक अनाथ था और उसने जमीन से लेकर आसमान तक का सफर अकेले ही तय किया था।
वो कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता था और उसकी इसी लगन ने उसे साइंस का जीनियस बनाया था। आरव ने अपने आंसुओं को पोंछा और बेड से खड़ा हुआ। उसने सोचा कि वो इस जीवन में एक आम इंसान की जिंदगी नहीं जिएगा। एनुअल एग्जाम शुरू होने में अभी एक हफ्ते का समय लगने वाला था। इस एक हफ्ते में वो दिन रात मेहनत करेगा और मैजिक एग्जाम की तैयारी करेगा। अगली सुबह वो जल्दी उठा और सीधा स्कूल की लाइब्रेरी में चला गया। उसे पता था कि अगर उसे जल्द से जल्द इस दुनिया को समझना था तो उसके लिए स्कूल लाइब्रेरी से अच्छी जगह कोई और नहीं हो सकती थी। वो हर दिन सुबह जल्दी उठता और सीधा लाइब्रेरी चला जाता। वो लेक्चर्स बहुत ही कम अटेंड करता था और वो भी तब जब उसे कोई चीज समझ नहीं आती थी। वो स्कूल खत्म होने के बाद भी लाइब्रेरी में ही रहता और लाइब्रेरी बंद होने के बाद कुछ बुक्स को अपने साथ घर ले जाता और देर रात उन बुक के कंटेंट्स को समझने की कोशिश करता। लाइब्रेरी में बिताए गए समय में आरव ने कई सारी चीजों की जानकारी इकट्ठा कर ली थी, जैसे कि एलिमेंटल मैजिक, स्टार डस्ट, स्टार पाथ और इस दुनिया के मैजिकल बीस्ट के बारे में भी बेसिक जानकारी इकट्ठा कर ली थी। आरव ने स्टार डायग्राम को समझने की कोशिश की और स्टार डस्ट के साथ स्टार्स को कंट्रोल कर किस तरह एक स्टार पाथ बनाया जाता है जिससे आप अपना मैजिक रिलीज कर सकते हो उसे अच्छी तरह याद रखने की कोशिश की, क्योंकि मैजिक अवेकेनिंग के बाद मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए इसी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता था। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे असमंजस महसूस हो रही थी। जब एग्जाम्स का दिन आया तो उसे पता था कि एक हफ्ते में एक साल के कंटेंट को मास्टर करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उसने उम्मीद की कि वो कम से कम पास तो हो ही जाएगा। पलक झपकते ही सभी एग्जाम्स खत्म भी हो गए। ये एग्जाम्स चैलेंजिंग थे, लेकिन मैंने इसमें अपना 100% दिया है। अगर मुझे थोड़ा और समय मिलता तो मैं जरूर साइंस की तरह ही इन मैजिक एग्जाम्स में भी टॉप करता। अब उसे इंतजार था तो बस एग्जाम्स के रिजल्ट का। ये रिजल्ट ही तय करेंगे कि वो मैजिक स्कूल में एडमिशन ले सकता है या नहीं। CH3 आरव का बदला। सूरज ढल चुका था और पूरे सिटी में अंधेरे की चादर फैल गई थी। सिर्फ झिलमिलाते स्ट्रीट लाइट्स ही संकरे रास्तों को रोशन कर रहे थे। ये एग्जाम के बाद की शाम थी और हवा में राहत और टेंशन दोनों की मिक्स फीलिंग्स स्टूडेंट्स के अंदर दिखाई दे रही थी, क्योंकि स्टूडेंट अपने रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे। आरव धीरे धीरे घर की ओर चला। उसके दिमाग में एग्जाम को लेकर अनिच्छा भरी हुई थी। जाना पहचाना बहुत पुराना घर दिखाई दिया, जिसकी दीवारों पर अब दरारें आने लगी थी, जो सिटी के अमीर परिवारों की भव्य हवेलियों से बिल्कुल अलग था। घर के अंदर का माहौल उदासीन भरा था। आरव की माँ आयशा, जिनके चेहरे पर दिन रात काम करने की वजह से झुर्रियां आ गई थी, जो रात के खाने का टेबल सजा रही थीं। उनके चेहरे पर थकान के निशान थे। सालों की चिंता और मेहनत की लकीरें उनके चेहरे पर उभर आई थीं। आरव की छोटी बहन अनन्या ने पहले ही अपना खाना खत्म कर लिया था और अपने छोटे से कमरे में सो रही थी, जिस वजह से आरव और आयशा को आज अकेले ही खाना खाना पड़ा। वो लकड़ी के टेबल पर बैठे, मध्यम रोशनी उनके चेहरों पर परछाइयां डाल रही थी। खाना साधारण लेकिन न्यूट्रिशन से भरा था, दाल, चावल और कुछ सब्जियां। वो खाते रहे, लेकिन आयशा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनकी आंखें कभी कभी आरव की ओर जातीं, जो अपने ही दुनिया में खोया हुआ था। आरव, आयशा ने धीरे से बात शुरू की, चुप्पी को तोड़ते हुए, क्या तुमने सोचा है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो? मैंने आज फैक्ट्री में शर्मा जी से बात की है। वहाँ एक जॉब ओपनिंग है। शुरुआत में तुम्हें 4 से 6 हजार रुपये ही मिलेंगे, लेकिन एक साल बाद ये 12 से 15 हजार तक बढ़ सकता है। अगर तुम अभी से काम करना शुरू करते हो तो ये तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा, आयशा ने पूरे दिल से मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने चुपचाप खाना जारी रखा। उसके मन में संभावनाओं और उसके सपनों की असंभावनाओं का चक्रवात चल रहा था। फैक्ट्री में काम करना और मामूली सैलरी कमाना उसके सपनों के साथ मेल नहीं खाता था। वो और चाहता था, बहुत ज्यादा, एक ऐसी जिंदगी जो सामान्य कामों और लिमिटेड सैलरी में बंधी ना हो। आरव? आयशा की आवाज कोमल लेकिन जोरदार थी, उसे उसकी सोच से बाहर खींचते हुए आयशा ने कहा। माँ, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, आरव ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस और जिद्दीपन की भावना थी। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ और एक जादूगर बनना चाहता हूँ। आयशा की भौहें आश्चर्य में उठ गईं। मैंने सोचा था कि तुम्हें जादू की पढ़ाई करना पसंद नहीं है। आयशा अचानक आरव की ऐसी बातें सुन चौंक गई। आरव ने समझाने की कोशिश की। ओह, मैंने पहले इसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझा था। आयशा का चेहरा उदासीन हो गया और उनकी मुस्कान मुरझा गई। चिंता मत करो आरव, मैं तुम्हें जादू की पढ़ाई नहीं करने के लिए दोष नहीं दूंगी। हर किसी का अपना रास्ता होता है। नहीं, माँ, मैं सच में पढ़ाई करना चाहता हूँ,
आरव ने जोर देकर कहा। आरव, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स ला सकते हो? मैजिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें हाई ग्रेड्स चाहिए होंगे। नहीं, आरव ने ईमानदारी से स्वीकार किया। उसने भले ही दिन रात एक कर पढ़ाई की हो, लेकिन उसके लिए हाई ग्रेड्स लाना नामुमकिन था। आरव ने अपनी माँ की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता है, माँ। पिताजी के गायब होने जाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं इसे बदलना चाहता हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ और मैजिक अवेकन करके एक जादूगर बनना चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये मुश्किल है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ। आयशा ने अपने बेटे की आंखों में कॉन्फिडेंस देखा और गर्व और चिंता दोनों इमोशंस महसूस किए। तुम सच में पढ़ाई जारी रखना चाहते हो? उन्होंने फिर से पूछा, कन्फर्म करने के लिए। हाँ, आरव ने कॉन्फिडेंट होकर से सिर हिलाया। उसे इस दुनिया में आए एक हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत चुका था और उसने सोच लिया था कि वो अपना मैजिक अवेकन करेगा और यह भी एक मैजिक जीनियस बनकर दिखाएगा। इस मामले में मैं देखूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, आयशा ने कहा। उनकी आवाज में निराशा झलक रही थी, लेकिन उनकी मुस्कान ये बता रही थी कि वो अपने बेटे की मदद जरूर करेंगी। शुक्रिया, माँ, आरव ने कहा। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान दिखाई दे रही थी। माँ, मैंने सिटी के लाइब्रेरी में एक जॉब ढूंढ ली है। वहाँ ज्यादा सैलरी तो नहीं है, लेकिन मैं छुट्टी के पूरे 2 महीने घर बैठकर बर्बाद नहीं करना चाहता। एग्जाम्स खत्म होने के बाद स्कूल ने सभी स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दी थी और क्योंकि मैजिक स्कूल 2 महीने बाद खुलने वाला था, आरव घर बैठकर आराम करने से अच्छा लाइब्रेरी में रहकर पैसे भी कमा सकता था और पढ़ाई भी कर सकता था। मुझे कल से ही ज्वाइन करना है। आयशा आरव को पढ़ाई में इतना सीरियस होता देख आश्चर्यचकित थीं, लेकिन उन्होंने उसे पूरी तरह से सपोर्ट करने का फैसला किया। एक ऐसे समाज में जहां सिर्फ मैजिशियंस की ही इज्जत की जाती थी और आम आदमी को तो समाज द्वारा नीची नजरों से देखा जाता था, वो आरव के मैजिशियन बनने के महत्वाकांक्षाओं के इम्पोर्टेंस को समझती थीं। आरव ने जल्दी खाना खत्म कर अपने कमरे में चला गया। उसे कल से लाइब्रेरी में काम करना था। सुबह होते ही वो लाइब्रेरी की ओर जा ही रहा था कि उसने अपने गेट के बाहर एक मोटे तोंद वाले और जिसकी शक्ल पांडा जैसी थी, जिसके दोनों गाल गुलाब जामुन जैसे नर्म थे, उसे देखा। भाई आरव, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। ये लकी था, आरव का बचपन का बेस्ट फ्रेंड। वो भी उसी मोहल्ले में बड़ा हुआ था। अच्छी खबर क्या है, लकी? आरव ने पूछा। आपके बड़ी बुआ की लड़की, सिंह परिवार के मुखिया की बेटी समायारा वापस आ गई है। मैंने उसे उनके हवेली के पास देखा। आपको नहीं पता होगा कि वो अब कितनी ज्यादा सुंदर हो गई है, जैसे कोई परी, लकी ने एक्साइटमेंट से कहा। आरव ने सिंह परिवार की हवेली के ओर देखा, जो उसके बगल में भव्यता से खड़ी थी। हवेली का शानदार गार्डन ऊंची लोहे की भालों से घिरा एक पार्क जैसा दिखता था। उसे याद आया कि पिछला आरव भले ही पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन उसका बचपन उससे कहीं ज्यादा गुना अच्छा था। जब वो छोटा था, आरव और मोहल्ले के बच्चे अक्सर उस गार्डन में खेलते थे। तब यह इतनी बड़ी दीवार नहीं थी और सभी बच्चे गार्डन में खेलने आया करते थे। सिंह परिवार की हवेली एक फेरीटेल के महल जैसी लगती थी। आरव के बड़ी बुआ की लड़की समायारा, जो वहां रहती थी, वो बचपन में किसी राजकुमारी से कम नहीं दिखती थी। क्या आप जानते हो, मैंने सुना है कि उसे सिर्फ 14 साल की उम्र में सेलेस्टियल मैजिक स्कूल में एडमिशन मिल गया था। सेलेस्टियल मैजिक स्कूल पूरे देश का टॉप 10 मैजिक स्कूल है। समायरा के फायर मैजिक टैलेंट के कारण उसे अपना सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसे सीधा सेलेस्टियल मैजिक स्कूल द्वारा चुन लिया गया। वो सच में एक मैजिक जीनियस है, लकी ने समायरा की तारीफ करते हुए कहा। आरव हैरान था। अगर किसी ने उसे बताया होता कि समायरा ने साइंस में टॉप किया है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम उम्र में एक फायर मैजिशियन बनना नॉर्मल नहीं था। उसने अपने स्कूल लाइब्रेरी में बिताए एक हफ्ते के दौरान पढ़ा था कि अगर आप अपना मैजिक अवेकन कर लेते हो, तब भी आप मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने स्टार डस्ट के 7 स्टार्स को कंट्रोल करके एक स्टार पाथ बनाना होता है, जिसके बाद ही आप अपना मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो। उसने सुना था कि कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ने मैजिक अवेकनिंग के बाद भी कई सालों तक अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। इस तरह आप मैजिक अवेकनिंग के बाद भी किसी आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं होते हो। भाई आरव, काश तुम उसके करीब होते जब तुम बच्चे थे। अब वो टैलेंटेड और सुंदर दोनों है, लकी ने कहा। वो बहुत पहले की बात है। बकवास बातें मत करो, आरव ने जवाब दिया।
उसने अपने अंदर के फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। कुछ देर बाद आयशा घर से बाहर आती दिखाई दी। आरव, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। अन्या तुम्हारी मौसी के यहाँ रहने गई है, इसलिए वो आज घर नहीं आएगी। ठीक है, माँ। अपना ध्यान रखना, आरव ने कहा। आरव ने लाइब्रेरी जाने से पहले आज इस जगह को अच्छी तरह देखने का फैसला किया। वो इस दुनिया में 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय से रह रहा था, लेकिन कभी भी उसे यहाँ घूमने का मौका नहीं मिला। वो चलते चलते सिंह परिवार की हवेली के पास पहुंच गया। सिंह फैमिली की हवेली के अंदर आयशा या आहान, आरव के छोटे चाचा, से मिलने आई थीं, जिनकी परिवार में काफी इज्जत की जाती थी और जो मैजिक हाई स्कूल के ट्रस्टी भी थे। आरव ने अपनी माँ को महल के अंदर जाते देख वो भी महल के अंदर चुपके से घुस गया। हवेली बहुत बड़ी थी, जिसमें ऊंचे ऊंचे गेट थे जो एक लंबे रास्ते की ओर ले जाती थी, जहां अच्छे से सजे हुए गार्डन और संगमरमर की मूर्तियां थीं। हवेली खुद एक आर्किटेक्चर द्वारा बनाई गई मास्टरपीस थी, ऊंचे मीनारों, जटिल नक्काशी और बड़े खिड़कियों के साथ थी, जो अंदर के शानदार नज़ारे की एक झलक पेश करती थीं। ऊंची छतों में झूमर लटके हुए थे, कमरों में प्राचीन फर्नीचर और समृद्ध टेपेस्ट्रीज से भरे हुए थे। आयशा एक आलीशान सोफे पर बैठी थी, इतने बड़े महल में छोटी और असहज दिख रही थी। थोड़ी देर बाद आरव का छोटा चाचा आहान आयशा के सामने आकर अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठ गया। उसके बैठने का अंदाज किसी घमंडी इंसान जैसा था, जो आम इंसान को नीची नजरों से देखता हो। आयशा, आपका इतने समय बाद यह कैसे आना हुआ? आहान ने कहा, उसकी आवाज दिखावटी गर्मजोशी से भरी हुई थी। आप यह किस लिए आई हो? आहान, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आयशा ने कहा। उनकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उनकी आंखें उनकी नर्वसनेस को उजागर कर रही थीं। आरव मैजिक स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है, क्या तुम उसे एडमिशन दिलाने में मदद कर सकते हो? आहान ने हल्के से हंसा, एक ऐसी ध्वनि जिसने आरव के नसों को झकझोर दिया। आयशा, आरव पढ़ाई में बहुत कमजोर है। मुझे शक है कि वो अपनी एनुअल एग्जाम्स भी पास नहीं कर सकता है। और आप चाहती हैं कि मैं उसे मैजिक स्कूल में एडमिशन दिलाऊं? लेकिन आहान, इस बार वो बदल गया है। उसने पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। वो अब जादू के इम्पोर्टेंस को समझता है। आहान, उसे एक मौका देकर देखो, आयशा ने आहान से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। आहान ने आगे की ओर झुकते हुए कहा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ने मुश्किल हो रहे थे। आरव, जो हमेशा अपनी क्लास में सबसे पीछे रहा है, आप सोचती हैं कि वो बस कुछ दिन की पढ़ाई करके अचानक एक मैजिशियन बन सकता है? आहान, तुम मैजिक स्कूल के ट्रस्टी हो। तुम किसी का भी एडमिशन मैजिक स्कूल में करवा सकते हो, आयशा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। हाँ, आयशा, मैं ट्रस्टी हूं, लेकिन मेरे भी स्कूल में कुछ लिमिटेशंस हैं, आहान ने कहा। उसकी आवाज ठंडी होती गई। मैं एक ऐसे लड़के में क्यों इन्वेस्टमेंट करूं जिसने कभी कोई टैलेंट नहीं दिखाया हो? मैजिक स्कूल की फीस भी बहुत महंगी है, और मुझे तो लगता है कि आरव एग्जाम्स में पास भी नहीं हो पाएगा। चलिए, एक बार के लिए हम मान भी लेते हैं कि वो एग्जाम्स में पास हो गया, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि मैजिक स्कूल में एडमिशन के लिए हाई ग्रेड्स लाना कितना ज्यादा जरूरी है। हालांकि अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे सकती है, तो मैं आरव का एडमिशन करवा सकता हूं। आयशा का चेहरा उतर गया। आहान, मैं 1 करोड़ कैसे दे सकती हूं? मैं इतने पैसे तो 5 साल में भी नहीं बचा सकती। आहान पीछे झुक गया, उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। आयशा, जादूगर के रूप में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। और मत भूलो, हमारा पुराना घर जिसमें आप रहती है, जिसे बड़े भैया विहान ने आपके नाम किया था, जिसकी कीमत कम से कम 2 करोड़ है। आप इसे मुझे बेच सकती हो, और आपके पास आरव के एडमिशन और एक आरामदायक जीवन के लिए पर्याप्त पैसे होंगे। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। ये हमारा पुश्तैनी घर है, जहां तुम और तुम्हारे बड़े भाई साथ में बड़े हुए थे। मैं इसे कैसे बेच सकती हूं? मैं आपसे इसे किसी अजंबी को बेचने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि इसे मुझे बेच दे, आहान ने जोर दिया। इस तरह ये परिवार में ही रहेगा। आरव, जो बाहर छुपा हुआ था, गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच रहा था। उसने अपने चाचा की लालच की सीमा को महसूस नहीं किया था। उसने देखा कि उसकी मां के कंधे हार में झुके हुए थे। ठीक है, आहान, मैं इसे तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, आयशा, आरव का एडमिशन भी मैजिक स्कूल में हो जाएगा। आहान ने उसके आंसू की अनदेखी की और खड़ा हो गया, बातचीत को खत्म करने का संकेत देते हुए। दीवार के सहारे झुका आरव, जो खिड़की से ये सब देख और सुन रहा था, उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस गईं। उससे याद आया, जब वो 5 साल का था,
उसके पिताजी के गायब होने के बाद उसके दोनों चचा ने अपने बीवी बच्चों के साथ घर छोड़ दिया। उसके पिता इस सिटी द्वारा सम्मानित एक महान मैजिशियन थे, जिनके सामने उस समय सिंह परिवार का हेड जो उसकी बड़ी बुआ का फूफा था, वो भी उनके सामने झुक जाते थे। लेकिन इन 10 सालों के दौरान सभी लोग उन्हें भूल गए और उनकी जगह अब सिंह परिवार के हेड ने ले ली। अब सिटी में सब लोग उन्हें ही सम्मान देते हैं और कोई उसके पिता को याद नहीं करता। इन 10 सालों के दौरान बहुत कुछ बदल गया। उसके दोनों चाचा ने उसकी मां को बिना बताए उनके परिवार की सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर ली और उनके लिए सिर्फ ये पुराना घर छोड़ दिया। आरव को तो ये बात सोचकर गुस्सा आ रहा था कि अब उसका ये पुश्तैनी घर भी उसका नहीं रहा। उनके दोनों चचा उसके पिता की वजह से एक टैलेंटेड और बड़े मैजिशियन बनने में कामयाब रहे थे और इन 10 सालों में उन लोगों ने खूब तरक्की की थी, जिस वजह से उनकी पूरी सिटी में अच्छी खासी पहुंच थी। अगर वो चाहते तो आरव का एडमिशन मैजिक स्कूल में एक झटके में करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किए, जिस वजह से आरव ने एक बार फिर अपनी मुट्ठी भींच ली और मन ही मन खुद से प्रॉमिस किया कि वो अपने परिवार द्वारा उसकी मां पर किए गए अत्याचारों का बदला सूद समेत उन्हें वापस करेगा। CH4 स्टारलाइट मैजिक स्कूल। रात का समय। लाइब्रेरी से घर लौटते समय भी आरव अपने चाचा की गई चालाकी के बारे में सोच रहा था। सच में वो सुबह हुई उस बात को अब तक भुला नहीं पाया था। उसकी पिछली लाइफ में वो एक अनाथ था, इसलिए एक फैमिली कैसी होती है वो उसके बारे में नहीं जानता था। सच में एक बड़ी फैमिली होना अच्छा तो था, लेकिन उसके जैसी फैमिली होने से अच्छा तो आरव सोच रहा था कि अच्छा है कि उसकी पिछली लाइफ में उसका कोई परिवार नहीं था। लेकिन वो इस लाइफ में अनाथ नहीं था। उसकी एक माँ और बहन थी और वो अपनी माँ की आंखों में एक भी आंसू देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसने सोच लिया था जब वो एक बड़ा मैजिशियन बन जाएगा तो वो उस हर एक इंसान से बदला लेगा जिसने उसकी माँ की आंखों में एक भी आंसू लाए हो। रात के खाने का समय हो गया था। आरव और आयशा दोनों खाना खा रहे थे। आयशा ने एक बार आरव की ओर देखा जो चुपचाप अपना खाना खा रहा था, जिस वजह से उन्होंने अपने चाहते पर मुस्कान लाते हुए कहा, आरव, हाहा, मैंने तुम्हारी समस्या हल कर दी है। मैंने तुम्हारे छोटे चाचा आहान से बात कर ली है। वो स्टारलाइट मैजिक स्कूल के ट्रस्टी है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम मेहनत से मैजिक की पढ़ाई करोगे तो वो तुम्हें स्टारलाइट मैजिक स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं और वहां तुम्हें तुम्हारा एलिमेंटल मैजिक अवेकन करने का भी मौका मिलेगा, जो तुम्हारे लाइफ का एक अनमोल पल होगा। इसलिए इस बार तुम्हें पूरी मेहनत करनी होगी, ठीक है? आरव ने अपनी मां की खुशहाल मुस्कान देखी। अगर ये सच होता तो वो भी खुश होता और इस खुशी को मनाने के लिए अपनी मां के साथ एक प्लेट मीठा गुलाब जामुन खा रहा होता। लेकिन सच्चाई जानने के बाद वो अपनी मां की ईमानदार और उज्ज्वल हंसी पर कैसे विश्वास कर सकता था। आरव को अपनी मां के लिए और भी ज्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि वो उसके पापा की तरह कोई मैजिशियन नहीं थी। एक आम इंसान की तरह जॉब करने वाली एक साधारण महिला थी। इस दुनिया में आम इंसानों की कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी मां की खुशी में खुश होकर अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाते हुए कहा, सच में ये बहुत अच्छा है। ये मेरी मां है जो हर समस्या का समाधान निकाल लेती है। हा। आखिरकार आरव जोरों से हंसने लगा और अपनी कुर्सी पर से उठकर आयशा को पीछे से गले लगाने लगा। अपने बेटे को इतना खुश होता देख आयशा ने भी अपने चेहरे पर की मुस्कान को और भी ज्यादा बढ़ा लिया। अभी भी खाना खत्म होने में कुछ समय था, इसलिए आयशा ने बातचीत को जारी रखते हुए नरमी से कहा, आरव, ये घर बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए मैंने एक दलाल से कुछ समय पहले बात की थी और उसने एक अच्छी डील फिक्स कर ली है। हम कुछ दिनों में ये घर खाली कर फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं। आरव को पहले से ही पता था कि ये घर असलियत में उसके चाचा आहान को बेच दिया गया है। इस छोटे से और पुराने घर में जिसकी दीवारों पर दरारें आने लगी है, उसकी कोई कीमत नहीं थी। लेकिन ये घर पॉश एरिया में आता था, जिसके अगल बगल सभी अमीर परिवार के लोग रहते थे, जिस वजह से इस घर की कीमत बढ़ गई थी। आरव को पता था कि उसके चाचा आहान को इस घर से कोई लगाव नहीं था, बल्कि वो तो इस घर को तोड़कर या एक हवेली खड़ी करना चाहते थे, जिसकी कीमत 2 करोड़ से कहीं ज्यादा होगी। शायद अगर वो फिर कभी इस एरिया में आए तो उसे उसका ये घर ना मिले। आरव ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और फिर कहा, जो भी तुम सही समझो मां। ठीक है, मैं थकी हुई हूं, मैं पहले सोने जा रही हूं। आयशा ने दिन का आखिरी काम पूरा किया और डगमगाते हुए खड़ी हुई। आरव ने देखा कि वो मुड़ी। उनकी पीठ देखकर उसे अचानक याद आया कि उन्होंने कितने बलिदान दिए थे। इस समाज में अगर आप एक मैजिशियन हो तभी आपको दूसरों द्वारा सम्मान मिलता है। मैं एक महान मैजिशियन बनूंगा।
गर्मियों की छुट्टियों के 2 महीने बहुत जल्दी बीत गए। आरव को लगा जैसे वो किताबों के समुद्र में डूब गया हो। सिटी की लाइब्रेरी में सभी तरह की किताबें थीं। इसके अलावा मैजिक से संबंधित किताबें बिल्कुल साइंस की किताबों की तरह थीं, जिनमें थियोरिटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों था। हालांकि इन 2 महीनों के दौरान उसने लाइब्रेरी में काम करते हुए इस दुनिया को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। अब वो एक ऐसा इंसान नहीं था जिसे मैजिक एग्जाम की चिंता करनी पड़े। आरव सोच रहा था कि अगर उसकी मैजिक एग्जाम्स 2 महीने बाद हुई होती, तब तो वो उसमें भी टॉप कर जाता और उसे उसके चाचा से मदद मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। स्कूल 1 सितंबर से शुरू होने वाले था, जहां सभी नए स्टूडेंट्स की पहले ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी। ओपनिंग सेरेमनी सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसका वजह ये थी कि मैजिक की दुनिया में कदम रखने वाले नए स्टूडेंट्स के लिए ये एक यादगार पल था। उनकी आज के मैजिक अवेकेनिंग से ये तय होगा कि वो कौन से एलिमेंटल मैजिशियन बनते हैं। छोटे बच्चे, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। बेहतर होगा कि तुम फायर एलिमेंट को अवेकन करो। ये तुम्हें दूसरे स्टूडेंट्स से हमेशा एक कदम आगे रहने में मदद करेगा। हालांकि दूसरे एलिमेंट्स भी बुरे नहीं हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल मैजिशियंस के लिए किसी मैजिकल बीस्ट से लड़ाई मारते समय फायर एलिमेंट सबसे अच्छा होता है। और हाँ, अर्थ एलिमेंट भी बुरा नहीं है, और विंड एलिमेंट भी। लाइब्रेरी के बूढ़े लाइब्रेरियन गुप्ता ने कहा। आरव ने समझे बिना ही सहमति में सिर हिलाया। वो इस लाइब्रेरी में पिछले 2 महीने से रह रहा था और इस बूढ़े आदमी की बकबक सुनकर अब पक गया था, क्योंकि जब ये बूढ़ा आदमी बोलना शुरू करता था तो वो रुकता नहीं था। ये तो अच्छा है कि अब उसका स्कूल खुलने वाला है और अब वो कल से स्कूल जाएगा, नहीं तो वो इस लाइब्रेरी में और ज्यादा दिनों तक रह नहीं सकता था। आरव पिछली रात सो नहीं सका था। उसकी आज की अवेकेनिंग उसकी पूरी लाइफ बदलने वाली थी। उसके पिछले जीवन में मैजिक जैसी कोई चीज नहीं होती थी, लेकिन उसने इस मैजिकल वर्ल्ड में पिछले 2 महीने में कई जादुई चीजों का अनुभव किया था। उसका छोटा सा दिल एक्साइटमेंट में जोरों से कूद रहा था। आरव को क्लास ई में रखा गया था। उसका स्टूडेंट नंबर सबसे लास्ट 60 था, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसे अपने मैजिक एग्जाम के लो ग्रेड्स की वजह से इस स्कूल में होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो अपने चाचा की वजह से यह आया था, इसलिए उसे सबसे लास्ट नंबर दिया गया था। अगर वो स्कूल में टॉप करता तो उसे नंबर 1 दिया जाता। वो तो आरव की किस्मत अच्छी थी जो उसे क्लास सी में उसका बेस्ट फ्रेंड लकी उसे मिल गया था। लेकिन उसे ये बात जानकर समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, क्योंकि उसे पता चला कि उसके चाचा अहान का लड़का आदित्य भी उसी के क्लास में है। आदित्य हमेशा आरव को नीची नजरों से देखता था। इसका कारण ये था कि जब वो लोग बच्चे थे तो समायरा आरव के सबसे करीब थी, जबकि वो उस पर या किसी और पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। आदित्य को ये नहीं समझ आता था कि उसने आरव में ऐसा क्या देख लिया था जो वो आरव के अलावा और किसी के साथ खेलना ज्यादा पसंद नहीं करती थी। आरव के पापा के गायब हो जाने के बाद से सिंह परिवार के हेड ने समायरा को आरव से दूर रहने के लिए कह दिया था। हालांकि अब वो बड़े हो चुके थे और आदित्य ने समायरा को कई बार पटाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने हमेशा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। आदित्य के मैजिक एग्जाम्स ग्रेड सच में बहुत अच्छे थे और वो अपनी क्लास में सबसे टॉप पर था। उसने सुना था कि अगर वो फायर एलिमेंट अवेकन करता है तो अहान उसे कल्पटिवेशन टूल्स लाकर देंगे, जिसकी मदद से उसकी कल्पटिवेशन स्पीड आम कल्पटिवेटर से कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि आरव के लिए ऐसे कल्पटिवेशन टूल्स खरीद पाना किसी सपने जैसा था, क्योंकि वो सभी करोड़ों रुपए में आते थे। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्टारलाइट मैजिक स्कूल में स्वागत है। आप में से कई लोग आज के समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मुझे आप सभी से कई बातें कहनी हैं। एक बड़े से ग्राउंड पर सभी 1000 नए स्टूडेंट्स को 20 क्लासेस में बांटा गया था। ये सभी स्टूडेंट्स सिटी के अलग अलग स्कूल से इस मैजिक स्कूल में आए थे, जो एक दूसरे के बगल में लाइन बनाकर और पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़े थे। ये नज़ारा देखने में बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा था। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि मैजिशियन बनने का क्या मतलब है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रकार के मैजिशियन बनते हैं। हमारा काम दूसरे आम इंसानों को मैजिकल बीस्ट से बचाने का है। हम एक ऐसे मिशन पर है जो मानवता को किसी भी हाल में बचाने के लिए खुद को समर्पित कर सकते हैं। ये मत भूलो कि इस सुरक्षित शहर के बाहर अनगिनत मैजिकल बीस्ट्स हमें शिकारी के तरह देख रहे हैं। प्रिंसिपल का भाषण समाप्त होने के बाद उन्होंने आखिरकार उस हिस्से की बात की जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, आप अब अवेकेनिंग सेरेमनी शुरू कर सकते हैं। मुझे आशा है
कि आप सभी युवा पीढ़ी के उभरते सितारे बनेंगे। प्रिंसिपल के शब्दों को सुनने के बाद मैदान में खड़े स्टूडेंट्स अपने दिलों में उभर रहे खुशी को और ज्यादा देर तक नहीं रोक सके। कौन नहीं चाहता कि वो जलती हुई आग को कंट्रोल करे जो आपके दुश्मनों को एक पल में राख में बदलने की क्षमता रखती हो? कौन नहीं चाहता कि वो आइस को कंट्रोल करे और पूरी दुनिया को जमा दे? कौन नहीं चाहता कि वो चीते के स्पीड से भी ज्यादा तेजी से दौड़े? कौन नहीं चाहता कि वो पृथ्वी की शक्ति को कंट्रोल करे और अपने दुश्मनों को जमीन में गाड़ दे? उन लोगों ने बड़े बड़े मैजिशियंस की अनगिनत कहानियां सुन रखी थी जिन्हें वो लोग अपना आइडल मानते थे। इसके अलावा ये सभी कहानियां इन स्टूडेंट्स को अपने आइडल की तरह ही एक महान मैजिशियन बनने के लिए प्रेरित करती थी। आज उनका मैजिशियन बनने के सफर का पहला दिन था, जो मैजिकल बीस्ट से भरे इलाकों में घूमेंगे या अपनी असाधारण शक्तियों के साथ इस मैजिकल वर्ल्ड में राज करेंगे। CH5 मैजिक अवेकेनिंग। वहां 20 अलग अलग क्लासेस थीं जो अवेकनिंग को कंडक्ट कर रही थी। आरव का नंबर 60 था। वो आखिरी इंसान था जिसे अवेकनिंग मिलनी थी। उनके क्लास टीचर प्रोफेसर मिश्रा पहले से ही पूरे क्लास के सामने खड़े थे। अवेकनिंग कई लोगों के सामने कंडक्ट की जाएगी। स्टूडेंट का नाम पुकारा जाएगा और फिर वो क्लास के सामने जाकर टीचर के बगल में रखे एक अवेकनिंग स्टोन पर अपना हाथ रखेगा, जिसके बाद स्टोन से स्टूडेंट की अवेकन की गई शक्तियां बाहर आएगी, जिससे ये पता चलेगा कि उस स्टूडेंट ने कौन सा एलिमेंट अवेकन किया है। भाई आदित्य, ये आरव ये क्या कर रहा है? क्या ये चोरी छिपे स्कूल में घुस आया है? हरमन ने आरव को सबसे लास्ट बेंच के कोने पर बैठा देखा और फिर आदित्य से पूछा। हरमन आरव का पुराना क्लासमेट और आदित्य का चमचा था। आदित्य ने आरव की ओर देखा तो उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। नहीं, मेरे पापा ने इसे एडमिशन दिलाने के लिए इससे रिश्वत ली है। हरमन ठहाके मारकर हंसने लगा। रिश्वत? आरव जैसे गरीब इंसान के पास इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ, ये सच है, आदित्य ने बेफिक्री से कहा। उसने अपना पुराना घर बेच दिया। हरमन की हंसी और तेज हो गई। ये तो तब होता है जब गरीब लोग अमीरों के शौक पालते हैं। उनका घर बिक जाता है। वो घर तो सच में बहुत ज्यादा पुराना था, मुझे तो किसी भूतिया घर जैसा लगता था। अच्छा हुआ उसने उसे बेच दिया। जब कोई गरीब वो पाने की कोशिश करता है जिसे वो हासिल नहीं कर सकता तो उसके साथ ऐसा ही होता है। हरमन की बातें पूरे क्लास में जंगल में लगी आग की तरह फैलती चली गई। बाकी लोग इसे सुन सके इसलिए उसने रिश्वत वाली बात को जोर देकर कहा था। आरव इस स्कूल में रिश्वत देकर आया है। दूसरे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैजिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कड़ी मेहनत की थी, इस बात को सुनकर वो लोग गुस्से में भड़क उठे कि कोई पैसे के बल पर इस स्कूल में आया था। ये आरव कौन है? आदित्य को ज्यादातर लोग पहचानते थे क्योंकि उसके पापा की पूरे सिटी में अच्छी खासी रिस्पेक्ट थी। वो लोग अपने अपने स्कूल के टैलेंटेड स्टूडेंट थे जो अपने स्कूल में हाई ग्रेड्स लाकर इस मैजिक स्कूल में आए थे। लेकिन कोई इंसान बस यूं ही पैसों के बल पर इस स्कूल में आया था, ये बात उन्हें पसंद नहीं थी। लकी, जो आरव के पास बैठा था, गुस्से से उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वो खड़ा होकर हरमन का सामना करने वाला ही था कि आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत किया। लकी, रहने दो, अभी कोई बखेड़ा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, आरव ने फुसफुसाया। आज हमारी मैजिक अवेकेनिंग है। ये हमारे लाइफ का एक यादगार पल है। हम उन्हें इसे बर्बाद करने नहीं दे सकते। हम बाद में उनसे निपट लेंगे। लकी ने अनिच्छा से सिर हिलाया, अपनी सीट पर वापस बैठते हुए। आरव का शांत व्यवहार उसके अंदर चल रहे भावनाओं के तूफान को झुठला रहा था। वो जानता था कि अभी कुछ करना आदित्य और हरमन के ही मजे के लिए होगा। वो लोग तो चाहते ही थे कि आरव पहले ही दिन आदित्य से लड़कर अपने आप को सबके सामने बुरा साबित कर दे। ये दोनों उनकी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। लकी ने मन ही मन सोचा। आरव ने कुछ नहीं कहा। अगर आज का दिन कुछ और होता तो वो उन दोनों को अच्छा सबक सिखाता, लेकिन आज उसका मन नहीं था। एक तरफ वो सच में बहुत नर्वस था, जबकि दूसरी तरफ उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके गले में लटकता काला पेंडेंट लगातार क्यों हिल रहा था। ये काला पेंडेंट उसके गले में तब से था जब से वो पृथ्वी पर पैदा हुआ था। उससे कहा गया था कि जब उसे अनाथालय के गेट पर से उठाया गया था, तब उन अनाथालय के लोगों ने उसके गले में ये पेंडेंट उसे पहने पाया था, और तभी से लेकर आज तक उसने हर दिन इस काले पेंडेंट को अपने गले में पहने रखा था। लेकिन उसे इस दुनिया में आने के बाद ये नहीं समझ आया कि ये काला पेंडेंट उसके मरने के बाद भी उसके साथ कैसे है। सुबह से ही ये पेंडेंट ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे उसमें कोई आत्मा हो। वो लगातार कांप रहा था।
ये इतना हिल रहा था कि उसने जब उसे अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश की तो उसका हाथ ही हिलने लगा। ये देखकर आरव हैरान था, क्योंकि आज तक उसके इस काले पेंडेंट ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था, और ना ही तब जब वो इस दुनिया में आया था। बस वो आज ही इतना ज्यादा हिल रहा था। साले तेरी, तू क्यों इतना हिल रहा है? तू सिर्फ एक बेवकूफ पेंडेंट है, तो तू पेंडेंट की तरह बर्ताव क्यों नहीं करता? आरव ने बचपन से ही इसे इतना संभाल कर रखा था, क्योंकि उसके पास बस उसके बचपन की यही एक निशानी थी। आदित्य? क्लास टीचर प्रोफेसर मिश्रा ने आवाज लगाई। ओह, तो वो आदित्य है। वो सच में बहुत हैंडसम है, और उसके ग्रेड भी पूरे क्लास में टॉप पर है। हाँ, मैंने उसे सुबह देखा था, मुझे वो पसंद है। मुझे आश्चर्य है कि वो कौन सा एलिमेंट अवेकन करेगा। मुझे लगता है कि ये वाटर या लाइट जैसे बेकार एलिमेंट्स नहीं होंगे, ए ना? आदित्य खड़ा हुआ और तुरंत अपनी क्लास की कुछ लड़कियों को उसके बारे में बातें करते हुए सुना। आदित्य ने एक इमोशनलेस चेहरा बनाए रखा। उसकी आंखें, हालांकि, ये दिखा रही थीं कि वो दूसरों के उसे चर्चा करने का आनंद ले रहा था। वो सामने गया और क्लास टीचर के सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक विनम्र और कॉन्फिडेंट भरी मुस्कान थी। आदित्य, तुम जरूर अहान के लड़के हो, जो अपने फायर मैजिक में एक एक्सपर्ट है ना? प्रोफेसर मिश्रा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। बिल्कुल। अच्छा, अगर तुम फायर एलिमेंट अवेकन करते हो तो तुम दूसरों की तुलना में बहुत जल्द अपना मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि, मेहनत करना मत भूलना। आखिरकार, टैलेंट सब कुछ नहीं होता। क्लास टीचर की इजाजत से आदित्य ने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ गोल अवेकनिंग स्टोन पर रखे। आदित्य शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका दिल नर्वसनेस महसूस कर रहा था जब उसने अपने हाथ अवेकनिंग स्टोन पर रखे। उसके ब्लडलाइन के कारण उसके फायर एलिमेंट अवेकन होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। हालांकि, असाधारण परिस्थितियां भी हो सकती थीं। अगर उसने वाटर या लाइट एलिमेंट अवेकन किया तो उसके पिता अहान शायद ही उस पर ज्यादा ध्यान देते। आखिरकार, घर में और भी टैलेंटेड सदस्य थे, वो अपने कीमती संसाधनों को किसी कमजोर इंसान पर बर्बाद नहीं करते। उसने अपना बायां हाथ स्टोन पर रखा। अवेकनिंग स्टोन अचानक एक चांद जैसी चमक बिखेरने लगा। ये चमक अवेकनिंग स्टोन से निकलकर उसके बाएं हाथ की नसों से होते हुए उसके शरीर में चली गई। ये सभी का पहली बार था जब उन्होंने अपनी आंखों से अवेकनिंग देखी। सभी स्टूडेंट्स एक्साइटेड होकर आदित्य को देख रहे थे। आदित्य वहां स्थिर खड़ा रहा, जैसे अचानक उसके शरीर में किसी तरह की शक्ति का एहसास होने लगा। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। चर्र, चर्र, चर्र। एक अचानक गर्म हवा अवेकनिंग स्टोन के चारों ओर लिपट गई। हवा गर्म और ज्यादा गर्म होने लगी। अवेकनिंग स्टोन से धीरे धीरे आग की लपटें निकलने लगी। ये लपटें बहुत ही छोटी थी, जिन्होंने पूरे अवेकनिंग स्टोन को घेर लिया। फायर एलिमेंट! ये सच में फायर एलिमेंट है। अचानक पीछे से एक लड़का चिल्लाने लगा। इस चिल्लाहट के बाद कुछ लड़कियां चीखने लगीं। जैसे ही आदित्य ने ये आवाजें सुनी, उसने खुशी से अपनी आंखें खोलीं। ये सच में फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट के साथ उसके पिता अब जरूर उसे पूरा सपोर्ट करेंगे। जिस दिन वो आसमान में उड़ान भरेगा, वो दिन अब दूर नहीं था। आरव जैसे समाज के नालायक को निपटाना उसके लिए चींटी को मारने के बराबर होगा। हाँ, ये सही है। फायर एलिमेंट अवेकन करने के बाद मैं अब अपने पापा की पहचान से सिंह फैमिली का ऑफिशियल शिष्य बन सकता हूँ, जिसके बाद मुझे हर वक्त समायरा के साथ रहने का मौका मिलेगा, और तब मैं उसे बड़ी आसानी से प्रपोज कर सकता हूँ। और उस समय तो आरव भी वहां नहीं होगा, जिस वजह से उसके लिए समायरा को इम्प्रेस करना और भी आसान हो जाएगा। ये सब सोचकर आदित्य मन ही मन मुस्करा रहा था। बहुत अच्छा। ये बहुत ही प्योर फायर एलिमेंट है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक फायर एलिमेंट स्टार डस्ट उभर आया होगा। कड़ी मेहनत करो और इसे और भी मजबूत बनाओ। क्लास टीचर ने कहा। उनके आंखों में आदित्य के लिए तारीफ भरी हुई थी। अवेकनिंग के दौरान अवेकनिंग स्टोन को पूरी तरह आग से ढक देने की क्षमता का मतलब था कि उसके आइस एलिमेंट की शक्ति एवरेज से कहीं ज्यादा है। वो शायद एक बहुत ही टैलेंटेड फायर एलिमेंट मैजिशियन बनेगा, और उसका भविष्य बहुत उज्जवल था। अगला, नेहा। क्लास टीचर ने यह कहते ही एक कॉन्फिडेंस से भरी लड़की आगे आई। ठीक है, अर्थ एलिमेंट। तुम्हारी स्टारडस्ट की शक्ति काफी अच्छी है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। अगला, रवि। आइस एलिमेंट। इस समय आरव ने एक्साइटेड होते हुए सभी की अवेकनिंग देखी।
उसने देखा कि जिस लड़के ने अभी आइस एलिमेंट अवेकन किया था उसकी वजह से अवेकनिंग स्टोन से ठंडी हवा निकलने लगी थी और कुछ समय बाद स्टोन पर हल्की बर्फ की परत देखी जा सकती थी। अगला, अंजलि। हम वाटर एलिमेंट। हे भगवान, मैंने इतना कमजोर वाटर एलिमेंट कैसे किया? मुझे ये इतना कमजोर एलिमेंट नहीं चाहिए। अचानक अंजलि नाम की स्टूडेंट ने हैरान होकर कहा, जिससे क्लास के सभी स्टूडेंट्स ने से और वो उस पर हंसने लगे। अरे तुमने तो वाटर एलिमेंट वेकेन किया है, फिर भी इतनी उदास क्या हो रही हो? मैंने प्राइमरी रैंक का सबसे कमजोर एलिमेंट लाइट एलिमेंट अवेकन किया है, तब तो तुम्हारे हिसाब से मुझे चुल्लू भार पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। एक दुबला पतला सा दिखने वाला लड़का जिसने लाइट एलिमेंट अवेकन किया था उसने उस लड़की का मजाक उड़ते हुए कहा, जिसकी बात सुन एक बार फिर क्लास में सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे। सभी शांत हो जाओ, प्रोफेसर मिश्रा ने सभी को शांत करते हुए अंजलि से कहा, निराश मत हो। चाहे तुम जो भी एलिमेंट अवेकन करो, अगर तुम एक इंटरमीडिएट रैंक की मैजिशियन बन सकती हो तो तुम एक और एलिमेंट अवेकन कर सकती हो। और एक इंटरमीडिएट रैंक का वाटर मैजिक प्राइमरी रैंक से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। एक बार मैजिक अवेकनिंग हो जाने के बाद अंजलि कुछ कर नहीं सकती थी। वो सिर्फ अपनी जगह पर उदास होकर वापस चली गई। सच में शुरू में अवेकनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर ये फायर एलिमेंट होता तो कोई प्राइमरी रैंक मैजिशियन के रूप में एक बेसिक लेवल की बैटलिंग स्किल का इस्तेमाल कर सकता था। प्राइमरी रैंक पर फायर एलिमेंट का स्किल फायर बॉल होता है, जिसकी मदद से किसी भी मैजिकल बीस्ट के साथ लड़ाई करना आसान हो जाता है। हालांकि अगर वाटर एलिमेंट का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो वो भी कोई कमजोर एलिमेंट नहीं था, क्योंकि प्राइमरी रैंक के वाटर एलिमेंट का स्किल वाटर शील्ड होता था, जो मैजिकल बीस्ट से लड़ाई करते समय बहुत काम आता था। इसलिए अगर आप अपने एलिमेंट की अच्छे से प्रैक्टिस कर उसे और ज्यादा मजबूत बनाते हो तो आपका एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कमजोर नहीं हो सकता। CH6 एक और फायर एलिमेंट। नेक्स्ट, लकी। आरव के पास ही खड़ा पांडा जैसे गोल मटोल शक्ल वाला लकी आरव की ओर मुड़ा और उसे एक नजर दी। भाई आरव, मैं जा रहा हूं। ठीक है, तुम एक स्ट्रांग एलिमेंट ही अवेकन करना। हमफ, उम्मीद है कि तुम जरूर लाइट एलिमेंट अवेकन करोगे, हरमन ने तुरंत ताना मारते हुए कहा। लकी ने हरमन की बातों पर ध्यान न देते हुए सीधा अवेकनिंग स्टोन के पास जाकर खड़ा हो गया। जब उसने अपने हाथ अवेकनिंग स्टोन पर रखे तो स्टोन से तेज हवा निकलने लगी। बहुत अच्छे, विंड एलिमेंट। तुम्हारा टैलेंट बिल्कुल भी खराब नहीं है। कड़ी मेहनत करो और आलस करने से बचो। प्रोफेसर मिश्रा के चेहरे पर भी संतोष की झलक आई। क्लास टीचर प्रोफेसर मिश्रा बहुत खुश महसूस कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी तक सिर्फ 10 के करीब ही अवेकनिंग देखी थी और उनमें से उन्होंने 2 टैलेंटेड स्टूडेंट पा लिए थे। अगर उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग की तो वो सभी जरूर ही एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। असलियत में उनकी आंखों में चमक लाने वाला स्टूडेंट नंबर 1 आदित्य था। एक टैलेंटेड फायर एलिमेंट और उसके पास फायर एलिमेंट की ब्लड लाइन भी थी, जिससे वो दूसरे स्टूडेंट्स से कहीं गुना आगे निकल सकता था। ऐसा लग रहा था कि इस साल क्लास ही सभी क्लासेस में नंबर 1 पर आ सकती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। भू! अचानक अवेकनिंग स्टोन पर ऑरेंज कलर की आग जल उठी। इस दृश्य ने पूरी क्लास की आंखें चौड़ी कर दी। फायर, फायर, फायर एलिमेंट। किसी और ने भी फायर एलिमेंट अवेकन किया। वाह, ये तो लड़की निकली। उसका नाम क्या है? एक पल के लिए फायर एलिमेंट को अवेकन करने वाली लड़की क्लास का केंद्र बन गई। ये एलिमेंट प्राइमरी लेवल पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग एलिमेंट था। ये किसी भी प्राइमरी लेवल मैजिशियन की पहली पसंद होती थी। अगर उन्हें अपने एलिमेंट को खुद चुनने का मौका मिलता तो वो फायर एलिमेंट ही चुनते। दुर्भाग्य से फायर एलिमेंट बहुत अहंकारी था और इसके अवेकन होने की संभावना भी बहुत कम थी। एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 स्टूडेंट्स ही फायर एलिमेंट अवेकन कर सकते थे। उसका नाम नेहा है। नेहा एक बड़े फैमिली से आती है। वो सिटी के टॉप 5 मैजिशियन फैमिलीज में से एक है, जिनके यह ज्यादातर लोग फायर एलिमेंट ही अवेकन करते हैं। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, हाँ, और वो दिखने में भी कितनी खूबसूरत है। उसकी गोरी चमचमाती त्वचा पर सूरज की रोशनी यूं पड़ रही थी जैसे दूध पर हल्दी के सुनहरे रंग, और उसकी गहरी चमकती आंखों में ऐसी आग थी कि वो किसी को भी अपना दीवाना बना दे। वो तो स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा की तरह जितनी खूबसूरत दिखती है। जहां एक तरफ
लड़के नेहा को देख मुंह से लाल टपका रहे थे, तो वही दूसरी तरफ लड़कियां उसकी खूबसूरती देख जल भून जा रही थी। तुम सभी सिर्फ उसकी खूबसूरती को देख इतने खुश मत हो, वो दिखने में जितनी ज्यादा शांत और आज्ञाकारी लगती है, वो असल में बहुत गुस्सैल और हिंसक है। एक लड़की ने जलन के मारा सभी से कहा, नहीं तो भला एक लड़की होते हुए वो फायर एलिमेंट कैसे अवेकन कर सकती है? ये सही कह रही है। इसके भाई भी बिल्कुल इस पर ही गए हैं। मुझे वर्मा फैमिली के लोगों के बारे में पता है, वो दिखने में जितने ज्यादा शांत दिखते हैं, असल में उनके अंदर हर वक्त उतना ही गुस्सा भर्रा रहता है। तब तो हमें इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्या पता कब हम पर गुस्से में अपने फायर बॉल से हमका कर दे। अगर तुम्हारे बड़े भाई को ये पता चला, तो मुझे यकीन है कि वो बहुत खुश होगा। क्लास टीचर प्रोफेसर मिश्रा ने कहा। शुक्रिया टीचर। नेक्स्ट। विंड एलिमेंट। नेक्स्ट। लाइट एलिमेंट। हे भगवान, मैं टेरिस पर से कूदने जा रहा हूं, कोई भी मुझे रोकेगा नहीं। अभी भी लाइट एलिमेंट अवेकन करने वाले स्टूडेंट ने कहा, जिसकी बात सुन क्लास के सभी स्टूडेंट्स ठहाका लगाकर हंसने लगे। प्राइमरी लेवल पर वोटर एलिमेंट के बाद सबसे कमजोर एलिमेंट लाइट था। नेक्स्ट। वोटर एलिमेंट। लाइट एलिमेंट वाले क्लासमेट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ टेरिस पर आ रहा हूं। नेक्स्ट। 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 आखिर में जब ऐसा लगने लगा कि पूरी क्लास की अवेकनिंग हो चुकी है, आरव के हाथ में स्टूडेंट नंबर 60 था और उसका दिल लगातार धड़क रहा था। शायद यह कोई भी आरव से ज्यादा नर्वस नहीं था। एक तरफ जहां उसे इस मैजिकल वर्ल्ड में आए सिर्फ महीने से ही ज्यादा का समय हुआ था, वहीं दूसरी तरफ वो सच में परेशान था कि वो कहीं अवेकनिंग में फेल ना हो जाए। भले ही उसका ये शरीर इसी जादुई दुनिया से था, लेकिन उसकी आत्मा तो एक ऐसे दुनिया से आई थी जहां मैजिक जैसा कुछ नहीं होता था। अगर वो अवेकनिंग में फेल हो गया तो क्या होगा? नंबर 60। आरव। भाई आरव, अब तुम्हारी बारी है। लकी आरव के कंधे पर अपना हाथ रख उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आरव ने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी। अगर वो अवेकनिंग में फेल हो जाता है तब क्या होगा? वो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। आरव, तुम कोई उम्मीद मत रखना। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें वोटर या शायद लाइट एलिमेंट मिल सकता है, और अगर फिर भी तुम इंटरमीडिएट लेवल तक नहीं पहुंच पाए तो ये बेकार हो जाएगा। अगर तुम्हारी किस्मत और जात बेकार निकली तो हो सकता है कि तुम्हारी अवेकनिंग फेल हो जाएगी और तब तुम्हें बाहर निकाल दिया जाए। हरमन ने ताना मारते हुए कहा। क्या तुम कुत्ते की भौंकना बंद करोगे? लकी ने थोड़े गुस्से से कहा। लकी आरव को एक बड़े भाई की तरह मानता था। हालांकि उसके मैजिक में ग्रेड्स खराब थे और वो पैसे देकर मैजिक हाई में आया था, लेकिन लकी बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि आरव की अवेकनिंग दूसरों से खराब हो। आरव ने बड़े कदम लिए और भीड़ के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ा। क्या यही वो लड़का आरव नहीं है जिसके बारे में हरमन और कुणाल बात कर रहे थे? हाँ, पूरे क्लास में सिर्फ इसका नाम ही आरव है, तो हो सकता है कि इसी ने ही पैसे देकर स्कूल में एडमिशन लिया हो। ये तो कुणाल जितना ही हैंडसम है, लेकिन हैंडसम होने का क्या फायदा जब आपके अंदर टैलेंट ही ना हो? लड़कियां आरव को नापसंद करने लगी थी। ये बस एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का है जो बस अपने बाप के पैसों के दम पर इस स्कूल में एडमिशन ले पाया है। लड़के आरव से चिढ़ रहे थे और उसे सबक सिखाना चाह रहे थे, क्योंकि आरव बहुत हैंडसम था और मैजिक स्कूल में बिना कोई मेहनत किए हाई ग्रेड्स लाए बिना स्कूल में आया था, जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स उससे नाराज थे और उस पर अपना गुस्सा निकालना चाहते थे। हरमन और कुणाल दोनों ही आरव के पक्के दुश्मन थे। दोनों ने शुरू में तो धीरे बात की थी, लेकिन आखिरी के कुछ शब्दों को हरमन ने जानबूझकर चिल्लाकर कहे थे कि आरव स्कूल में रिश्वत देकर आया है। दूसरों को उसके गरीब या और कोई दूसरी बात नहीं पता थी, उन्हें तो बस ये पता था कि आरव एक आमिर बाप का लड़का है जो पैसों के बल पर इस स्कूल में आया है। आरव अवेकनिंग स्टोन की ओर बढ़ा, अपने क्लासमेट्स की फुसफुसाहट को अनसुना करते हुए। उसके पैसों के बल पर स्कूल में आने की बात जंगल में लगे आग के तरह फैल चुकी थी। शोर मचाना बंद करो, सभी स्टूडेंट्स शांत हो जाए, प्रोफेसर मिश्रा ने सभी स्टूडेंट्स पर चिल्लाते हुए कहा। आदित्य के मुंह के कोने धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़े। वो चाहता था कि आरव सबके सामने शर्मिंदा हो। उसकी क्या औकात थी कि वो समायरा के करीब भी रह सके? वो सिर्फ एक हारा हुआ इंसान था। मैं उससे कहीं ज्यादा हैंडसम हूं, मैजिक में भी टैलेंटेड हूं और कड़ी मेहनत भी करता हूं। इतना सब करने के बाद समायरा मेरी होनी चाहिए थी। वो भला इस लूजर के साथ कैसे रह सकती थी? आरव, निकम्मे, मैंने अपने पापा से सुना है
कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अवेकनिंग के लिए तुम्हारा घर बिकवा दिया। अगर तुम्हारी अवेकनिंग फेल हो गई तो तुम्हें बस एक नदी ढूंढनी चाहिए और उसमें कूद जाना चाहिए। इस तरह तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तब तुम अपनी माँ को शर्मिंदा होने से भी बचा सकते हो। आदित्य ने जब आरव को वहां से गुजरते देखा तो उससे धीमी आवाज में कहने लगा। आरव ने अपनी मुट्ठी भींच रखी थी। उसने आदित्य की ओर गुस्से से देखा। वो अभी इसी समय पूरी क्लास के सामने इस बेवकूफ को मार मारकर हॉस्पिटल पहुंचा देना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा के होते हुए वो कुछ नहीं कर सका और अपने गुस्से को दबाते हुए प्रोफेसर मिश्रा के सामने चला गया। आरव, इस अवेकनिंग स्टोन पर अपना हाथ रखो, प्रोफेसर मिश्रा ने नरम स्वर में कहा। क्लास टीचर होने के कारण प्रोफेसर मिश्रा स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे। इसके मिडिल स्कूल के एग्जाम्स के ग्रेड्स सच में बहुत कम थे। ये लड़का सिर्फ स्कूल के हाई लेवल पर बैठे लोगों के कारण ही इस स्टारलाइट मैजिक हाई स्कूल में एडमिशन पाने में कामयाब हो सका था। प्रोफेसर मिश्रा के नजरिए से आरव एक आम परिवार से था, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई टैलेंट नहीं, उसके ग्रेड इतने खराब थे कि वो उन्हें देखना भी नहीं चाहते थे। इस तरह का स्टूडेंट उनकी क्लास में भेजा जाना सच में एक सिरदर्द था। ये बहुत आसानी से क्लास के ग्रेड्स को कम कर सकता था, जिस वजह से हो सकता है उनकी क्लास इस बार नंबर 1 नहीं बल्कि नंबर 2 पर आए। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे अपने आप को अनलकी मान लेना चाहिए। उम्मीद है कि ये बच्चा सच में कहीं अपनी अवेकनिंग में फेल ना हो जाए, नहीं तो इसका पूरे क्लास द्वारा मजाक उड़ाया जाएगा। आरव के हाथ लगातार कांप रहे थे। आखिरकार वो अभी भी थोड़ा नर्वस था। आराम से सीधे खड़े रहो और कांपना बंद करो, प्रोफेसर मिश्रा ने याद दिलाया। आरव ने अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ को पकड़ लिया। इस तरह उसने सफलतापूर्वक अपने दाहिने हाथ को अवेकनिंग स्टोन पर रखा। ये ठंडा था। उसे नहीं पता था कि क्या ये इसलिए था क्योंकि पिछले व्यक्ति ने आइस एलिमेंट अवेकन किया था, जिससे पूरा अवेकनिंग स्टोन बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सुन्न और गर्म जैसा क्यों लग रहा है? अपनी आंखें बंद करो और अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को महसूस करो, प्रोफेसर मिश्रा ने कहा। आरव ने तुरंत प्रोफेसर मिश्रा के कहे अनुसार अपनी आंखें बंद की। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड तब देखा जा सकता था जब कोई अपनी आंखें बंद करता और उसके सिर के अंदर एक खाली स्पेस दिखाई देती। जब कोई अपने मन को खाली करता और सोचना बंद करता तो मन में एक खाली जगह बन जाती थी, जैसे बिना तारों का आसमान। इसी खाली जगह को स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहा जाता था। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं था। हालांकि जब आरव ने अपना हाथ अवेकनिंग स्टोन पर रखा तो उसने अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति जाते हुए महसूस की। ये शक्ति उसके हाथ से होते हुए उसके शरीर में जा रही थी। इसके बाद अचानक उसके खाली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक स्टारडस्ट दिखाई दिया, जिसने उसके खाली स्पेस में अपनी एक जगह बना ली। ये शानदार, भव्य और उसकी आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव था। CH7 समनिंग एलिमेंट। खाली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक कोने से थोड़ी रोशनी आने लगी थी। आरव ने ध्यान से उस पर फोकस करने की कोशिश की। अचानक उसने देखा कि एक स्टारडस्ट धीरे धीरे उसके खाली यूनिवर्स में अपनी जगह बना रही है। वो लगातार बड़ी होती जा रही थी। आरव को अचानक बहुत एक्साइटमेंट महसूस हुआ। ये स्टारडस्ट जादूगरों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी। ये जादूगर के कल्टीवेशन को मापता था। ये स्टारडस्ट जादूगर के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मौजूद होता था और जितना ज्यादा बड़ा स्टारडस्ट होता, जादूगर उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता था। स्टारडस्ट एक मिल्की वो की तरह होता था। आरव को महसूस हो रहा था कि वो एक खाली यूनिवर्सी जैसे किसी जगह पर था जहां कोई प्लेनेट्स तो नहीं थे, लेकिन सब जगह काला घना अंधेरा था। उसे बस इस मिल्की वो जैसे दिखने वाले स्टारडस्ट से ही रोशनी आती महसूस हो रही थी, जो उसके पूरे यूनिवर्स को रोशन कर रही थी। आरव ने स्टारडस्ट के अंदर कुछ चमकता हुआ देखा। ये एक छोटा स्टार क्लस्टर जैसा लग रहा था। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बाकी हिस्सों से तुलना करने पर क्लस्टर डस्ट जैसा नहीं दिख रहा था, और इसका मतलब ये था कि उसकी अवेकेनिंग फेल नहीं हुई थी। बुक में साफ लिखा था कि अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी स्टार क्लस्टर हो, चाहे वो कितना भी कमजोर और फीका क्यों न हो, इसका मतलब अवेकेनिंग सफल रही थी। हा, किसने कहा था कि मैं अवेकेनिंग में फेल हो जाऊंगा? मुझे सच में हरमन और आदित्य के हैरान चेहरों को देखने का इंतजार है। एक सेकंड, इस स्टार क्लस्टर का कोई कलर क्यों नहीं है? ये रेड नहीं है। मैं कितना अनलकी हूं। मुझे अपने पापा की तरह ही फायर एलिमेंट को अवेकन करना था। रेड कलर मतलब फायर एलिमेंट, ग्रीन कलर मतलब विंड एलिमेंट, ब्राउन कलर मतलब अर्थ एलिमेंट, ब्लू कलर मतलब वाटर एलिमेंट, गोल्ड कलर मतलब लाइट एलिमेंट।
पर्पल कलर मतलब लाइटिंग एलिमेंट। उसने प्राइमरी रैंक पर अवेकन होने वाले सभी 7 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन सभी के कोई ना कोई कलर थे। लेकिन इस स्टार क्लस्टर में कोई कलर क्यों नहीं था? ये इस तरह था जैसे कि ये ट्रांसपरेट हो। हे भगवान! अचानक आरव पूरी तरह से जम गया। ट्रांसपरेट! उसके पास सच में ट्रांसपरेट स्टार क्लस्टर था। इसमें कोई कलर नहीं था, फिर भी ये लाइट ग्रे कलर की तरह चमकता हुआ दिख रहा था। हे भगवान! क्लास के बगल के किसी स्टूडेंट ने चिल्लाते हुए कहा, इस लड़के ने समनिंग एलिमेंट अवेकेन किया है। क्लास के बाहर से एक स्टूडेंट ने अचानक एक्साइटमेंट में चिल्लाया, क्या? समनिंग एलिमेंट? सच में किसी ने समनिंग एलिमेंट अवेकेन किया है। कहा? वाह, ये तो चमकदार और ट्रांसपरेट है। क्लास सेफ के क्लास टीचर को बहुत बड़ा सरप्राइज महसूस हुआ होगा। ओह, मुझे मार ही डालो। मैं वोटर एलिमेंट क्यों हूं? मैं एक समनिंग एलिमेंट क्यों नहीं पा सका? मुझे मत रोको, मैं छत पर जा रहा हूं। कूदने की तकलीफ मत करो, तुम मरोगे नहीं। नीचे लाइट एलिमेंट यूजर की लाश पड़ी है। एक स्टूडेंट ने उस वोटर एलिमेंट वाले स्टूडेंट का मजाक उड़ते हुए कहा, यह समनिंग एलिमेंट स्टूडेंट पूरे स्कूल में हंगामा कर देगा। समनिंग एलिमेंट के दिखाई देते ही सभी को एक झटका महसूस हुआ। अगर कोई कहे कि फायर एलिमेंट सभी प्राइमरी मैजिशियंस की पहली पसंद है, तो समनिंग एलिमेंट इंटरमीडिएट रैंक मैजिशियंस की पहली पसंद है। हाँ, ये एक प्राइमरी रैंक पर अवेकन किए जाने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसके प्राइमरी रैंक पर अवेकन होने के चांस 10,000 में से सिर्फ एक होते हैं। समनिंग एलिमेंट की पावर भी फायर एलिमेंट से 10 गुना ज्यादा होती है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि अगर समनिंग एलिमेंट का यूजर अपने एलिमेंट को अच्छे से ट्रेन करे, तो वो प्राइमरी रैंक पर होते हुए भी उसी के रैंक वाले 10 से भी ज्यादा यूजर्स को हरा सकता है। ये प्राइमरी रैंक मैजिशियंस को दूसरों से ज्यादा कॉम्बैट पावर्स देता है। टीचर्स के अनुसार जिन स्टूडेंट्स ने प्राइमरी रैंक पर समनिंग एलिमेंट को अवेकन किया हो, उनके इंटरमीडिएट रैंक मैजिशियंस बनने की 80% संभावना होती है। हाँ, लेकिन अभी भी सिर्फ मैजिक अवेकन कर लेने से आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक लंबा प्रोसेस होता है, और अगर आप इस प्रोसेस के दौरान आलस दिखाते हो तो परिणाम बदल भी सकते हैं। हर साल स्कूल नए स्टूडेंट्स का एनुअल मैजिक एग्जाम लेता है। एनुअल मैजिक एग्जाम में सभी स्टूडेंट के मैजिक को चेक किया जाता है। अगर आप पूरे साल भर में अपने एलिमेंट की शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाता है। एक मैजिशियन के लिए उसके एलिमेंटल मैजिक का इस्तेमाल करना उतना भी मुश्किल नहीं होता। आपको बस मेडिटेशन की मदद से अपने स्टार डस्ट के 7 स्टार्स को कंट्रोल कर एक स्टार पाथ बनाना होता है, जिसके बाद आप अपना मैजिक रिलीज कर सकते हो। लेकिन कुछ आलसी स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्हें पूरा एक साल दिए जाने के बावजूद भी वो अपना मैजिक रिलीज नहीं कर पाते। पिछले साल मैजिक एग्जाम में लगभग 60% स्टूडेंट्स को स्कूल से निकाल दिया गया था, और बाकी 40% स्टूडेंट्स थे जो अपने एलिमेंटल मैजिक को रिलीज करने के करीब थे, जिन्हें अगर 1 या 2 महीना दिया जाता तो वो मैजिक रिलीज कर सकते थे। और सिर्फ 10% लोग ही मैजिक एग्जाम के दौरान अपने मैजिक को रिलीज कर उनका इस्तेमाल कर पाए थे। स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ एक स्टूडेंट्स ने ही समनिंग एलिमेंट को अवेकन किया है। ये दिखाता है कि समनिंग एलिमेंट कितना रेयर है। उस पल में सभी स्टूडेंट्स की नजरें क्लास एफ के लड़के की ओर उड़ गईं। उस लड़के ने संयोग से आज ग्रे कलर की जैकेट पहन रखी थी, जो अवेकनिंग स्टोन से निकल रही ग्रे कलर की रोशनी से मैच कर रही थी। उस पल में कॉन्फिडेंट और शांत दिख रहा ये लड़का 1000 लोगों का फोकस पॉइंट बन चुका था, क्योंकि स्कूल के सभी 20 अलग अलग क्लासेस में चल रही अवेकनिंग को छोड़ सभी स्टूडेंट्स अपने क्लास से बाहर निकल क्लास एफ की ओर एक्साइटेड होकर देख रहे थे। ये इतना शोर क्यों है? आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर खुशी भरी थी। हालांकि जैसे ही आरव ने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि पूरी क्लास में इस समय कोई नहीं था। सभी स्टूडेंट्स बगल की क्लास में चले गए थे। क्या हो रहा है? क्लास के सभी लोग कहाँ चले गए? जल्द ही आरव को आखिरकार पता चला कि क्या हो रहा था। लगता है अगली क्लास में भी किसी ने समनिंग एलिमेंट को अवेकन किया था। जब आरव अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में था, उसी समय सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स क्लास छोड़ बगल वाली क्लास में चले गए, उस स्टूडेंट को देखने जिसने आरव से पहले अपनी अवेकनिंग कर ली थी। आरव का चेहरा कड़वाहट से भर गया जब उसने अवेकनिंग स्टोन की ओर देखा, जिसमें से अभी भी ग्रे कलर की हल्की रोशनी निकल रही थी। ये रोशनी बगल के क्लास वाले लड़के जितनी नहीं थी जो पूरे क्लास में फैली हुई थी।
वो सच में चाह रहा था कि वो क्लास टीचर के कानों में जाकर कहे कि आप क्यों बगल की क्लास के स्टूडेंट की तारीफ कर रहे हैं। मेरी ओर देखो, मेरे पास भी सभी एलिमेंट्स पर राज करने वाला समनिंग एलिमेंट है। जैसे ही आरव बोलने वाला था, अवेकेनिंग स्टोन पर अचानक एक दूसरी रोशनी फिर से दिखाई दी, जिसके बाद आरव को अपनी नसों से उसकी शरीर में शक्ति जाते हुए महसूस हुई। ये ठीक वैसा ही था जब आरव ने समनिंग एलिमेंट अवेकेन किया था। अवेकेनिंग स्टोन पर हाथ रखते ही उसके अंदर अजीब सी शक्ति आती हुई महसूस हुई थी। आरव का चेहरा सरप्राइज से भर गया। क्या अवेकेनिंग बहुत पहले ही खत्म नहीं हो चुकी थी? इस अवेकेनिंग स्टोन से एक बार फिर शक्तियां क्यों निकल रही है? आरव ने अपना हाथ वापस खींचना चाहा, लेकिन जादुई शक्ति पहले ही उसकी हथेली से होते हुए उसके शरीर में समा गई थी। ये शक्ति आग जैसी थी। आरव खुद भी नहीं जानता था कि क्या हो रहा था। हालांकि शक्ति का एक छोटा हिस्सा उसे एक बार फिर अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले गया। खाली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रांसपेरेंट स्टार क्लस्टर अभी भी उसी एरिया में था जो हल्की रोशनी के साथ चमक रहा था। ये समनिंग एलिमेंट का स्टार क्लस्टर था, वो शक्ति जिसे उसने कुछ पल पहले अवेकेन की थी। दूसरी शक्ति अवेकेनिंग से उसी तरह चार्ज हुई थी जैसे समनिंग एलिमेंट। आरव के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक खाली जगह पर एक छोटी सी चिंगारी जाती हुई दिखाई दी जो धीरे धीरे जलते हुए उल्कापिंड में बदल गई, जिससे आरव कांप उठा। ये तो उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक रेड स्टार क्लस्टर उभरा। शुरुआत में आरव खोया हुआ था, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान दिखाई दी। फायर एलिमेंट। उसने फायर एलिमेंट भी अवेकन किया था। समनिंग एलिमेंट का स्टार क्लस्टर उसी जगह पर था, लेकिन यह अब एक और रेड स्टार क्लस्टर दिखाई दे रहा था। अब उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दो मिल्की वेस दिखाई दे रहे थे, जो कि ट्रांसपेरेंट लेकिन हल्के ग्रे कलर में चमक रहा था, तो वही दूसरी तरफ रेड कलर में शाइन कर रहा था। दोनों मिल्की वेस में स्टार्स चमकते हुए दिख रहे थे। उसके पास अब डुअल एलिमेंट्स थे। उसने सच में डुअल एलिमेंट्स को अवेकन किया था। उसने जितना पिछले 2 महीनों में पढ़ा था, उसके हिसाब से प्राइमर रैंक पर मैजिशियंस सिर्फ एक ही एलिमेंट अवेकन कर सकते थे। एक और मैजिक अवेकनिंग के लिए उन्हें इंटरमीडिएट मैजिशियन बनना होता है, लेकिन वो अभी सिर्फ प्राइमरी मैजिशियन ही था, क्योंकि इंटरमीडिएट मैजिशियन बनने के लिए उसे अपने एलिमेंटल मैजिक को इंटरमीडिएट लेवल तक ले जाना होगा। क्योंकि उसने अभी ही अपनी पहली अवेकनिंग की थी, इसका मतलब ये था कि उसने पहली अवेकनिंग में ही डुअल एलिमेंट्स अवेकन कर लिए थे। ऐसा कुछ सिर्फ करोड़ों लोगों में से किसी एक के साथ ही होता था। इसे इस तरह भी कहा जा सकता था, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने पूरी दुनिया में पहले अवेकनिंग में ही डुअल एलिमेंट्स अवेकन किए हो। मुझे तो ये दुनिया अब किसी स्वर्ग जैसी लगने लगी है। आरव को ऐसा लगा जैसे वो अचानक खुशी से बेहोश हो गया हो। समनिंग एलिमेंट के अवेकन होने पर वो खुशी से पागल हो गया था। फायर एलिमेंट के आ जाने से एक डुअल एलिमेंट यूजर बन गया। वो इतनी ज्यादा खुशी से रोने जैसा महसूस कर रहा था। इस दुनिया में आने के बाद आरव को बहुत अच्छी तरह मालूम था कि एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होने का क्या मतलब होता था। वो दूसरों से एक कदम आगे रहेगा। ये एक ऑनलाइन गेम की तरह था। सर्वर पर प्लेयर्स एक अकाउंट बना सकते थे और मॉन्स्टर से लड़कर रैंक अप कर सकते थे, जबकि वो खुद 2 अकाउंट बना सकता था। इसका मतलब ये था कि वो 2 अकाउंट को एक ही कैरेक्टर के साथ कंबाइन कर सकता था, जिससे उसकी कॉम्बैट पावर्स 1+1 2 मतलब डबल हो जाएंगी। ये बहुत अच्छा है। मेरे पास डुअल एलिमेंट है। एक लोगों के मन में खौफ पैदा कर देने वाला समनिंग एलिमेंट, जबकि दूसरा राख में बदल देने वाला फायर एलिमेंट। अब मुझे भला कौन रोक सकता है? अपने माँ के घर बेचने और उनकी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आरव को अपने दोनों एलिमेंट्स को कल्टीवेट करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तब जाकर वो उन मेजेस में से एक बन पाएगा जिनकी लोग समाज में बहुत इज्जत करते हैं। वो अब अपने उन सभी रिश्तेदारों से बदला लेगा जिन्होंने उसकी माँ को हमेशा तंग किया था। वो अब अपनी डुअल एलिमेंट्स की मदद से अपने पापा जितना ही महान मैजिशियन बनकर दिखाएगा। हा 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 हा। CH8 आरव का फायर एलिमेंट। सच में ये स्टूडेंट मेरी क्लास में क्यों नहीं है? इसके बजाय इसे क्लास F के टीचर मिस्टर वर्मा के हाथों में डाल दिया गया। आज से मिस्टर वर्मा का चेहरा गर्व से भरा रहेगा और वो हर वक्त इस लड़के की बातें करेंगे। प्रोफेसर मिश्रा का अपना चेहरा ईर्ष्या और जलन से भरा हुआ था। ओह, मैं लगभग भूल ही गया कि वो बेवकूफ आरव अभी भी अपनी अवेकनिंग कर रहा था। मुझे जाकर देखना चाहिए कि उसने कौन सा एलिमेंट अवेकन किया है। उसे अपनी अवेकनिंग करने में इतना समय लग रहा है, जरूर वो अपनी अवेकनिंग में फेल हो गया होगा। हरमन क्लास C के अंदर जाते हुए मन ही मन सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है?
ये फायर एलिमेंट है। हरमन अपना बड़ा सा मुंह खोलकर क्लास के बाहर खड़ा था। क्या ये सच है? हमारी क्लास में एक और फायर एलिमेंट है? किसने कहा था कि भाई आरव अवेकनिंग में फेल हो जाएंगे? उन्होंने तो फायर एलिमेंट को अवेकन किया है। अब सभी लोग इस एलिमेंट को देखकर भाई आरव से ईर्ष्या करेंगे। पूरे स्कूल में समनिंग एलिमेंट के हंगामे के बाद सभी ने आखिरकार देखा कि आरव ने कौन सा एलिमेंट अवेकन किया था। वो लड़की नेहा, जिसने फायर एलिमेंट को अवेकन किया था, थोड़ी शॉक्ड लग रही थी। उसने जानबूझकर आरव के पास देखा और पाया कि अवेकनिंग स्टोन से सच में आग निकल रही थी। वो आग उसके खुद के फायर से थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। क्लास सी में एक और फायर एलिमेंट अवेकन किया गया है। अब क्लास सी में टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ने फायर एलिमेंट अवेकन किया है। हालांकि ये समनिंग एलिमेंट जितना रेयर नहीं है, फिर भी प्राइमरी रैंक वाले मैजिशियंस ले लिए अभी भी फायर एलिमेंट उनकी पहली पसंद थी। फायर एलिमेंट। प्रोफेसर मिश्रा ने खुश होकर उस स्टूडेंट की ओर देखा जो उनके सामने खड़ा था। समनिंग एलिमेंट के आ जाने से प्रोफेसर मिश्रा लगभग इस एवरेज स्टूडेंट के अस्तित्व को भूल ही गए थे। शुरू में उन्होंने सोचा था कि ये स्टूडेंट अपने अवेकनिंग में फेल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो सच में अवेकनिंग में सफल हो जाएगा, और ये भी नहीं सोचा था कि वो सबसे स्ट्रांग फायर एलिमेंट को भी अवेकन करेगा। ये लड़का उतना भी बेकार नहीं है। इसके अलावा फ्लेम्स अवेकनिंग स्टोन से बहुत बाहर आ रहे थे। इस तरह के लेवल को देखकर ऐसा लगता है कि उसका टैलेंट नेहा से भी ज्यादा है। लेकिन अभी भी क्लास के नंबर 1 स्टूडेंट आदित्य से इस लड़के का टैलेंट बहुत दूर था। बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? ओह आरव, मैंने सही कहा ना? प्रोफेसर मिश्रा अपने चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान ले आई थी कि उनकी आंखें बंद सी लग रही थीं। हाँ, आरव ने सिर हिलाया। आरव ने सोचा था कि लोगों ने उसका समनिंग एलिमेंट अवेकनिंग देखा है, लेकिन अपने चारों ओर देखने पर उसने महसूस किया कि किसी ने सच में ध्यान नहीं दिया। शायद मेरे समनिंग एलिमेंट अवेकन करने से पहले ही बगल वाले लड़के ने अपनी अवेकनिंग पूरी कर ली थी, या उसका अपना समनिंग एलिमेंट इतना कमजोर था कि किसी ने भी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। भले ही शुरुआत में आपके एलिमेंट की पावर कम हो, आप फिर भी धीरे धीरे इसे कल्टीवेट कर सकता है, जिससे ये और भी स्ट्रांग हो सकता है। तुम फायर एलिमेंट स्टूडेंट हो। भविष्य में अच्छा करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछने में संकोच मत करना। प्रोफेसर मिश्रा ने खुशी से कहा और आरव के कंधे पर थपथपाया। आरव अभी भी सरप्राइज्ड महसूस कर रहा था। हालांकि उसने अपने इमोशंस को बहने नहीं दिया और अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान बनाए रखा। अगर कोई और स्टूडेंट होता तो वो शायद पहले अवेकन हुए समनिंग एलिमेंट को रिवील कर देता, ड्यूल एलिमेंट्स के टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए पूरे स्कूल का ध्यान अपनी ओर खींच लेता। हालांकि आरव ऐसा नहीं करने वाला था। जब खुद भगवान भी एक दूसरे से जलन महसूस कर सकते थे, तो ये जमीन पर रहने वाले इंसान क्या चीज थे? आरव जानता था कि सिंह परिवार में कोई उससे दुश्मनी रखता है। इसलिए अगर उसने रिवील किया कि उसके पास ड्यूल एलिमेंट्स है, तो या तो उसे उनकी इच्छाओं का पालन करना होगा, या वो उसे सिंपली अपने रास्ते से हटाना चाहेंगे। ये ठीक इस तरह था कि जब कोई राजा अपने प्रजा में उनसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान पाता है, तो या तो वो उसे अपना गुलाम बना लेते हैं, या फिर उसे तभी खत्म कर देते हैं जब वो कमजोर हो। अभी इस समय आरव के पास 2 स्ट्रांग ड्यूल एलिमेंट्स थे, लेकिन वो खुद अभी भी बहुत कमजोर था। वो तब अपने ड्यूल एलिमेंट्स रिवील करेगा जब वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आरव ने आदित्य और हरमन के रिएक्शंस को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जाहिर है कि दोनों लड़कों के चेहरे पर इस समय 12 बजे हुए थे। इस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? सक्सेसफुल अवेकनिंग को तो छोड़ो, उसने फायर एलिमेंट को भी अवेकन कर लिया है। हालांकि आदित्य शांत दिख रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके दिल में लगातार छुरा भौंक रहा हो। ये क्या बकवास है? ये कैसे हो सकता है? फायर एलिमेंट। चापलूस हरमन दीवार पर मुक्का मारते हुए गुस्से में आरव की ओर घूर कर देख रहा था। हाँ, मैंने पहले ही कहा था, भाई आरव वाकई नॉर्मल नहीं है। फायर एलिमेंट इम्प्रेसिव है, ये वाकई इम्प्रेसिव है। तुम्हारी कौन परवाह करता है? हरमन, तुमने तो विंड एलिमेंट अवेकन किया है। लकी खुशी से कूद पड़ा। उसने चापलूस हरमन के चेहरे को देखा और तुरंत खुशी महसूस की। हरमन का चेहरा लकी की बात सुनकर गुस्से से लाल होगा गया। अगर एक प्राइमरी रैंक अड वाले विंड एलिमेंट की तुलना फायर एलिमेंट से की जाए, तो विंड एलिमेंट बड़े आराम से फायर एलिमेंट से हार जाएगा।
आरव ने अपने चेहरे पर चौड़ी मुस्कान के साथ आगे की ओर बढ़ने लगा। अचानक ऐसा लगा जैसे उसके पैर के नीचे कारपेट बिछाए जा रहे हो और बहुत सारी लड़कियां चीख रही हों। वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। आदित्य के पास से गुजरते हुए आरव ने चुपके से उसे मिडल फिंगर दिखाई। पूरी कार्रवाई इतनी स्मूथली हुई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बस एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हों। आदित्य को ऐसा लगा जैसे आरव अभी उसके मुंह पर उसे गालियां बक कर गया हो। उसका सांस लेना इतना भारी हो गया कि वो प्रैक्टिकली गुस्से से फटने वाला था। उसने एक गहरी सांस ली। आदित्य ने खुद से कहा कि उसे अपनी इमेज बनाए रखनी चाहिए, उसे अपनी इमेज बनाए रखनी चाहिए। वो इस भिखारी के लेवल तक नहीं झुक सकता। उसके पापा की इस स्कूल में बहुत इज्जत की जाती थी, जबकि ये लड़का बस एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली उसकी बड़ी चाची का बेटा था, जो एक आम इंसान थी जिनकी इस स्कूल में क्या पूरे शहर में कोई इज्जत नहीं थी। इस लूजर के अवेकनिंग में सफल होने की बात छोड़ो, उसने फायर एलिमेंट को भी अवेकन कर दिया। लगता है कि आजकल के लूजर्स की किस्मत भी अब अच्छी होने लगी है। इसके अलावा जो बात उसे और भी गुस्सा दिला रही थी वो थी अगले क्लास में रेयर समनिंग एलिमेंट का अवेकन होना। आदित्य ने बड़ी मुश्किल से अपने सबसे स्ट्रॉन्ग फायर एलिमेंट को अवेकन कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था, लेकिन बगल वाले क्लास के लड़के ने समनिंग एलिमेंट अवेकन कर उसकी लाइम लाइट अपनी ओर ले ली थी। आरव अपनी जगह पर वापस लौट आया और साथ ही उसने अपने आसपास के क्लासमेट्स की नजरें महसूस की जो पहले से पूरी तरह अलग थीं। फायर एलिमेंट, हमें भविष्य में इस लड़के को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। गुस्सा? हमें उससे जाकर माफी मांग लेनी चाहिए और अपने रिलेशन को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मेरे जैसे एक वोटर एलिमेंट यूजर को स्कूल में टिके रहना है तो मुझे फायर एलिमेंट वाले बड़े भाई का सपोर्ट चाहिए। ओह सही, उसका नाम आरव था ना? आसपास के स्टूडेंट्स धीमी आवाज में फुसफुसा रहे थे, लेकिन ये फिर भी आरव के कानों में कुछ हद तक पड़ गया। आरव ने अपना मूड और भी बेहतर महसूस किया, साथ ही उसने आदित्य की ओर देखा जिसने भी ये सुना था। ये कहने की बात नहीं कि वो ये सब सुन अंदर ही अंदर कितना जल रहा होगा। आरव पहले से जानता था कि आदित्य किस तरह का बेवकूफ है। दिन रात वो बस अपना इमोशनलेस चेहरा बनाए रखता था, लेकिन आज जो उसके चेहरे पर फेक और इमोशनलेस एक्सप्रेशन दिख रहा था, इसका मतलब वो अंदर ही अंदर असंतुष्ट महसूस कर रहा था। आदित्य, तुम सिर्फ मेरे फायर एलिमेंट को अवेकन करने पर इतना जलन महसूस कर रहे हो? बस तुम इंतजार करो जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे पास समनिंग एलिमेंट भी है। शायद तब तुम गुस्से से पागल हो जाओ। CH9 कंट्रोल की प्रैक्टिस। गर्मियों का मौसम चला गया था और अब ठंडी का मौसम आ गया था। मुरझाई हुई पत्तियां पेड़ से टूटकर हवा के साथ घूमती रहीं और फिर आखिर में स्कूल ग्राउंड्स पर गिरती रही। स्कूल ग्राउंड्स के साइड में घने पेड़ों की छाया थी। दोपहर की धूप पत्तियों के बीच से होकर जमीन पर पड़ रही थी। आरव के लिए समय जल्दी बीत गया। उसके अवेकनिंग को हुए पहले ही 2 महीने बीत चुके थे। इन 2 महीनों में आरव एक ही काम कर रहा था, इस पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन करना। पहले दिन की पहली क्लास में क्लास टीचर प्रोफेसर मिश्रा ने सभी मैजिक स्टूडेंट्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन दिया था, मैजिक एक्टिवेशन। मैजिक एक्टिवेशन सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में किया जा सकता है। स्टेप 1 मेडिटेशन, स्टेप 2 कंट्रोल, स्टेप 3 एक्टिवेशन। मेडिटेशन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें पूरी तरह फोकस रहकर कॉन्सेंट्रेट करना होता है। जब कोई अपनी आंखें बंद करता है तो उसका दिमाग अलग अलग चीजों के बारे में सोचता रहता है। हालांकि अगर कोई अपने दिमाग को पूरी तरह खाली कर ले और किसी भी चीज से उसका फोकस ना भटके तो उसका दिमाग एक एम्प्टी स्पेस बन जाता है। दूसरे शब्दों में, जब तक आरव अपनी आंखें बंद करके कुछ नहीं सोचता और अपने दिमाग को एक डार्क काले स्पेस में जाने देता, तब तक समनिंग और फायर एलिमेंट्स के स्टार क्लस्टर्स उस एम्प्टी स्पेस में एमर्ज हो जाते। समनिंग एलिमेंट का स्टार क्लस्टर लाइट ग्रे था, जो मिल्की वो जैसा दिखता था और जिसमें सिर्फ स्टार्स दिखाई देते थे। समनिंग एलिमेंट के स्टार क्लस्टर में 7 स्टार्स थे। ये स्टार्स उस छोटे स्टार क्लस्टर में बहुत ही तेज स्पीड से गोल घूम रहे थे, जैसे 7 शरारती बच्चे एनर्जेटिकली दौड़ रहे हों। किसी भी मैजिक स्टूडेंट के लिए जिसने अवेकनिंग की हो, उनका काम अपने एम्प्टी स्पेस में स्टार क्लस्टर को अपीयर कराना था और क्लस्टर में ब्राइट चाइल्ड लाइक स्टार्स को देखना था। मेडिटेशन खत्म होने तक उन्हें उन स्टार्स को देखते रहना होता था। ये कहा जा सकता है कि ये पहला स्टेप सिंपल था। पहले 2 महीनों के लिए स्टूडेंट्स को इसी का होमवर्क दिया गया था। मेडिटेशन, वो रात के खाने के बाद मेडिटेटिंग शुरू करते थे, तब तक करते थे जब तक कि उनका दिमाग पूरी तरह चक्कराने ना लगे और वो बेहोश होकर गिर ना जाए और फिर सो जाते थे।
अगले दिन क्लासेस खत्म होने के बाद वो उसी तरह मेडिटेट करते रहते थे। तब तक जब तक उनका दिमाग मेडिटेशन से दर्द ना करने लग जाए, तब तक मेडिटेट करते और फिर सीधे सो जाते। आरव ने कोई आलस नहीं किया, उसने ये पूरा 2 महीने किया। वो संडे को भी बैठकर मेडिटेट करता। कई बार उसने सोचा कि स्टूडेंट्स को ये सिंपल टास्क क्यों दिया गया था और इसे 2 महीने तक क्यों करना है। क्या होगा अगर मैं कंट्रोल स्टेप शुरू कर दूं? आरव को मेडिटेशन में एंटर करना बहुत ईजी लगा, इसलिए वो अब खुद को रोक नहीं पा रहा था कि अगले स्टेप को शुरू करने के लिए। मैजिक एक्टिवेशन का दूसरा स्टेप भी बहुत सिंपल था। मेडिटेशन में एंटर करने के बाद स्टार क्लस्टर को देखा जा सकता है। स्टार क्लस्टर में 7 लाइवली और एनर्जेटिक स्टार्स गोल घूमते रहते हैं। कंट्रोल, इसका मतलब था कि उन्हें अपने थॉट्स का यूज करके इन स्टार्स को कंट्रोल करना है, उन्हें रोकना है और उन्हें एक जगह पर रखना है ताकि एक स्टार पाथ बनाया जा सके। एक बार जब वो स्टार पाथ को सक्सेसफुली फॉर्म कर लेते हैं, तो मैजिक पावर स्टार पाथ के मदद से मैजिशियन के बॉडी में कंडक्ट होती है, जिसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये स्टार्स तो सच में बहुत तेज दौड़ते हैं। ये आओ अपने पापा को तुम्हें टच करने दो। आरव ने स्टार्स को कनेक्ट करने का प्रयास करना शुरू किया। उसने अपने थॉट्स का यूज करके स्टार्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। इस मोमेंट पर आरव एक एनर्जेटिक स्टार पर लॉकर था, उसे ओबीडियंटली हॉल्ट कराने की कोशिश कर रहा था। वूश! वो स्टार बहुत जिद्दी था, उसने आरव पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये एक छोटे बच्चे की तरह था जो एक अनजान अंकल को उसे पकड़ता देख जल्दी भाग रहा हो। मैं इस जिद्दी स्टार को नहीं पकड़ सकता, चलो एक और कोशिश करते हैं। आरव ने दूसरे समनिंग एलिमेंट स्टार के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की। बी अ गुड बॉय, तुम्हारे पापा ये है। एक ओबीडियंट बॉय बनो और ये आओ। वूश! दूसरा स्टार ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे वो किसी मेंटल इलनेस के पेशेंट से मिल रहा हो, इसलिए ये जल्दी से भाग गया जैसे पहले वाला भागा था। आरव ने बाकी स्टार्स के साथ भी वही प्रक्रिया दोहराई, लेकिन परिणाम वही रहा। एक भी स्टार ने आरव पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि कुछ ने तो जब आरव को उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए महसूस किया, तो वो सभी और भी तेजी से भागने लगे। आप स्टार क्लस्टर में घूम रहे स्टार से मैजिक पावर्स नहीं ले सकते थे। ये इलेक्ट्रिकल वायर की तरह है। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टार क्लस्टर के अंदरूनी हिस्से में होती है। अगर कोई मैजिशियन इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसे सभी स्टार्स को एक साथ और एक ही जगह पर रखकर एक वायर बनाना होगा, मतलब एक स्टार पाथ बनाना होगा, ताकि वायर की एनर्जी को मैजिशियन के बॉडी में एक साथ डाला जा सके। सभी स्टार्स को कंट्रोल कर एक स्टार पाथ बनाए बिना स्टार्स की मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। दुर्भाग्य से समनिंग एलिमेंट के स्टार्स में से एक भी आरव की बात सुनने को तैयार नहीं था। जब तक आप उन्हें टच नहीं करते तो वो ठीक थे, लेकिन जैसे ही आप उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो वो जल्दी से भाग जाते। वो बस रुकते ही नहीं थे। अब मैं क्या करूं? मुझे इस डायमेंशनल समनिंग को सीखने में कितने साल और महीने लगेंगे? आरव को सिरदर्द महसूस हुआ। समनिंग एलिमेंट का प्राइमरी रैंक स्किल था डायमेंशनल समनिंग। इसमें आपको एक दूसरे डायमेंशन में जाना होता है और वहां से अपने लिए एक ताकतवर मैजिकल बीस्ट चुनकर लाना होता है। ये मैजिकल बीस्ट कोई जंगली बीस्ट नहीं होता है, बल्कि दूसरी दुनिया से आया आपका पालतू बीस्ट होता है। आप जब चाहे तब अपने मैजिकल बीस्ट को इस दुनिया में बुला सकते हैं। इसलिए ये समनिंग एलिमेंट सिर्फ प्राइमरी रैंक पर नहीं बल्कि इंटरमीडिएट रैंक पर भी रेयर होता था। इसे प्राइमरी रैंक पर अवेकन करने से आपका पालतू बीस्ट बड़े आराम से एक साथ प्राइमरी रैंक लेवल के 5 से भी ज्यादा मैजिशियंस के साथ लड़कर उन्हें हरा भी सकता था। दुर्भाग्य से स्किल्स सीखना आसान नहीं था। समनिंग एलिमेंट के स्टार्स बहुत जिद्दी थे। उन्हें रोकना और पकड़ना कुछ ऐसा नहीं था जिसे 1 या 2 दिन में किया जा सके। मैं अभी एक सिंगल स्टार को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। एक साथ 7 स्टार्स को कंट्रोल करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ये रास्ता तो सच में अभी बहुत लंबा था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे कुछ दिनों में किया जा सके। मौसम ठंडा होता चला गया। शॉर्ट पैरेंट्स और टी शर्ट्स की जगह मोटे स्वेटर्स और पैंट्स ने ले ली। अनजाने में वो सीजन आ गया था जब आपके पास हीटर ना हो तो आप ठंड से कांपने लगते हो। आच्छू शीट! अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं पहले फायर एलिमेंट को कल्टीवेट कर लेता। कम से कम मैं इस ठंड में कंफर्ट से रह पाता। सुबह सुबह आरव छत पर कंट्रोल की प्रैक्टिस करते हुए छींक रहा था। उसने 1 और महीने तक कल्टीवेट किया था। आरव अब 4 स्टार्स तक कंट्रोल कर सकता था। स्टार्स को कंट्रोल करने का प्रोसेस
खैर, इसे कैसे कहें? इसे एक उल्टे पत्थर से बने पिरामिड की तरह देखा जा सकता था, जहां हर एक पत्थर छोटे से शुरू होकर बड़ा होता जाता था। दूसरे शब्दों में, अगर आप अच्छी तरह फोकस रहकर चार पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने में कामयाब हो जाते हो और उनमें से एक भी पत्थर हिलता नहीं, तो ये एक स्मॉल स्टेप को कंप्लीट करना माना जाएगा। अगर कोई पत्थर ठीक से नहीं रखा गया तो पूरा पिरामिड गिर जाता है और आपको फिर से शुरू करना पड़ता है। और ये पर स्टार्स भी ठीक इसी तरह थे। सबसे पहले आपको एक स्टार को टारगेट करना होगा और अपने थॉट्स का इस्तेमाल करके उसे रोकना होगा। उन्हें रोकने के प्रोसेस में आपको अपना पूरा फोकस सिर्फ उस एक स्टार पर लगाना होगा। भले ही वो स्टार आपके ऊपर हमला जिस वजह से आपको बहुत सिरदर्द हो, आपको फिर भी अपने दांतों को दबाते हुए अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। सिर्फ जब आप अपने दांत को दबाए रखते हैं, तभी आप अपने दिमाग में फोकस बनाए रख सकते हैं ताकि आप उन्हें कंट्रोल कर सकें और रोक सकें। तभी आप कुछ वॉयलेंट स्टार्स को एक छोटे बच्चे की तरह अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। जब आप एक स्टार को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हो, तो आपको अपने फोकस को दो भागों में बांटना होगा और दूसरे स्टार को भी अच्छी तरह से कंट्रोल करना होगा। यही सेम प्रोसेस 7 स्टार्स को कंट्रोल कर लेने तक चलता रहता है। अगर आप एक्सीडेंटली किसी दूसरे स्टार पर बहुत ज्यादा ध्यान दे देते हो और पहले वाले पर फोकस नहीं रखते, तो वो बच्चों की तरह कहा मानने वाला स्टार तुरंत पहले की तरह ही तेज स्पीड से गोल घूमने लगता है। इसके अलावा ये उस दूसरे स्टार को भी ले जाएगा जो कंट्रोल में आने के प्रोसेस में था और पूरे प्रयास को वेस्ट कर देगा। टीचर ने पहले कहा था, स्टार्स को कंट्रोल करने का स्टेप बहुत मुश्किल होगा। एक तरफ उन्हें कंट्रोल करने की डिफिकल्टी बहुत हाई थी, जबकि दूसरी तरफ मैजिशियंस को उन्हें कंट्रोल करने के लिए उतनी स्पिरिचुअल पावर नहीं मिल पाती है जितनी उन्हें चाहिए होती है। अगर कोई इंसान हर दिन कंट्रोल की प्रैक्टिस करे, जैसे कि आरव, और हर बार जब वो फेल हो जाते हैं तो वो महसूस करेंगे कि उनका दिमाग अचानक से आलसी महसूस करने लगता है। कोई एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक कंट्रोल की प्रैक्टिस कर सकता था और तब तक वो लगभग मेंटली ब्रोकन होने की स्थिति में आ जाते थे। उनकी नजरें धुंधली हो जाएंगी और दिमाग में हर जगह अंधेरा दिखाई देने लगेगा। इस पॉइंट पर आकर किसी को मेडिटेशन या कंट्रोल की फिर से प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। साफ शब्दों में कहें तो कंट्रोल की प्रैक्टिस करने से आपकी ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की बर्बादी होती थी। आरव अपनी अभी ले स्पिरिचुअल पावर के साथ ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक टिक सकता था। CH10 एक आंखों वाला भेड़िया। 4 स्टार्स मेरे कंट्रोल में आ गए हैं। 5 को एक साथ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आरव ने सोचा और आह भरी, मुझे नहीं पता कि क्या मैं इस सेमेस्टर के खत्म होने से पहले इन 7 शरारती स्टार्स को कंट्रोल कर पाऊंगा और एक स्टार पाथ बना पाऊंगा। वैसे लकी ने कहा था कि ज्यादातर लोग हर हफ्ते सिर्फ 1 घंटे कंट्रोल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वो 5 मिनट और प्रैक्टिस करें तो वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। मुझे हैरानी है कि जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं 2 घंटे क्यों प्रैक्टिस कर पाया था। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने डुअल एलिमेंट्स को अवेकन किया है? एक स्टार को कंट्रोल करने में लगने वाली स्पिरिचुअल पावर हर एक स्टूडेंट की एक समान होती है। इसका मतलब है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर की क्षमता दूसरे लोगों से दोगुनी है। हर एक स्टूडेंट के स्पिरिचुअल पावर की सीमा होती है और हर बार जब कोई स्टार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो ये उनकी स्पिरिचुअल पावर को कम कर देता है। अभी के समय में ज्यादातर मैजिक स्टूडेंट्स की स्पिरिचुअल पावर उन्हें सिर्फ 1 घंटे के कंट्रोल प्रैक्टिस करने की अनुमति देती है। एक एक्स्ट्रा घंटे के फायदे होने के कारण और आरव की रोजाना की कड़ी मेहनत ने उसकी कल्टीवेशन स्पीड को उसके क्लासमेट्स से काफी आगे बढ़ा दिया था। उसे जहां तक याद है, क्लास का सबसे होनहार स्टूडेंट आदित्य भी सिर्फ 3 स्टार्स को ही कंट्रोल कर पाया है। 7 स्टार्स में से आरव पहले ही 4 को कंट्रोल कर सकता था। इसके अलावा वो उम्मीद कर रहा था कि इस महीने के अंदर वो 5वां स्टार भी कंट्रोल कर लेगा। ऐसा लग रहा था कि डुअल एलिमेंट्स को अवेकन करना न केवल आरव को 2 एलिमेंट्स देता था, बल्कि दूसरे लोगों की तुलना में प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा समय भी देता था। ये एक अविश्वसनीय फायदा था। क्लास सुबह 8 बजे शुरू हुई और पहली क्लास मैजिकल बीस्ट नॉलेज थी। मैजिकल बीस्ट सब्जेक्ट को पढ़ाने की जिम्मेदारी अगली क्लास के क्लास टीचर मिस्टर वर्मा की थी। आरव, तुम फिर से लेट हो गए। क्या तुम स्कूल के प्रति अपने रवैये में सुधार नहीं कर सकते? तुम्हारा टैलेंट हमेशा से ज्यादातर स्टूडेंट्स से खराब रहा है, तुम्हारी फाउंडेशन भी बहुत खराब है और तुम पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हो। मेरे क्लास के रवि को देखो, उसके पास समनिंग एलिमेंट है और वो टैलेंटेड भी है,
उसके पास एक अच्छी फाउंडेशन भी है और उसका पढ़ाई के प्रति रवैया भी बहुत अच्छा है। वो इस समय 4 समनिंग एलिमेंट के टार्स को कंट्रोल करने में सक्षम है, जबकि मैंने सुना है कि तुम अभी तक एक भी फायर एलिमेंट स्टार को कंट्रोल नहीं कर पाए हो। तुम्हारे लिए फायर एलिमेंट को अवेकन करना बिल्कुल बेकार है। मिस्टर वर्मा ने आरव को लेट आते देख तुरंत बिना किसी रोकटोक के उसे डांटना शुरू कर दिया। आरव इस मामले में कुछ कर नहीं सकते थे, वो बस मुंडी नीचे झुकाए खाड़ी रहे। टीचर मिस्टर वर्मा वाकई में बात करना नहीं छोड़ सकते। वो लगभग हर एक लेक्चर में उस समनिंग एलिमेंट वाले लड़के का जिक्र करते थे। जिस लड़के की मिस्टर वर्मा हर वक्त बातें करते थकते नहीं थे, वो कोई और नहीं रवि, वो लड़का था जिसने स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान समनिंग एलिमेंट को अवेकन किया था। मिस्टर वर्मा हर दिन उसके बारे में बात करते नहीं थकते थे। जब वो रवि के नाम का इस्तेमाल करके किसी को डांटने थे तो उनके चेहरे पर छिपा हुआ गर्व दिखाई देता था। वो लड़का बस 4 स्टार्स को कंट्रोल कर सकता है? मैं तो 6 स्टार्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ एक आखिरी स्टार चाहिए, आरव ने मन ही मन सोचा। उसने ये बात जोर से नहीं कही। इसके बजाय वो बस आराम से अपनी सीट पर चला गया। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी मैजिकल बीस्ट बुक खोलें। आज मैं सामान्य मैजिकल बीस्ट्स के बारे में बात करना जारी रखूंगा। जैसा कि हर कोई जानता है, मैजिकल बीस्ट्स शहर के बाहर जंगलों में रहते हैं, जहां हम जैसे इंसान नहीं रहते हैं, और वो इंसानों से बेहद नफरत करते हैं। एक बस या से वहां घूमते रहते हैं, और जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो आपस में ही कड़ाई शुरू कर देते हैं। अगर कोई जादूगर शहर के बाहर जाता है और एक आंख वाले भेड़िए से मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए? मिस्टर वर्मा पहले ही इस सब्जेक्ट पर बड़ी खुशी से बात करना शुरू कर चुके थे। एक आंख वाला भेड़िया? ये उस तरह का मैजिकल बीस्ट था जो इंसानी शहरों के सबसे करीबी इलाकों में रहता था। आरव ने इसे सिर्फ बुक्स और वीडियोस में देखा था, वो सभी दिखने में बड़े ही भयानक दिखते थे। एक आम इंसान इस तरह के बीस्ट का सामना नहीं कर सकता था। सिर्फ एक जादूगर ही उनसे लड़ सकते थे। हालांकि अगर मैजिक स्टूडेंट्स का ग्रुप, जो अभी तक अपना मैजिक रिलीज नहीं कर सकते थे, अगर एक आंख वाले भेड़िए से मिलते तो ये एक खूनी कत्लेआम होता। एक आंख वाला भेड़िया मैजिकल बीस्ट क्लासेस का हर वक्त मैन फोकस रहता था। मिस्टर वर्मा ने इस प्रकार के मैजिकल बीस्ट के बारे में पहले ही 1 महीने तक बात की थी, जो इस पॉइंट तक आकर अब आरव को परेशान कर रहा था। इस मैजिकल वर्ल्ड में कई तरह के मैजिकल बूस्ट है, ये टीचर आगे बढ़कर उनके बारे में क्यों नहीं बताते? इस समय तक आरव अपने दुगनी कल्टीवेशन के समय का इस्तेमाल कर 6 स्टार्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया था। बात यह है कि 7वें स्टार को कंट्रोल करना सच में बहुत मुश्किल है। ये एक प्यारी लड़की की तरह था, अगर आप उससे ज्यादा अच्छे से बात करेंगे तो वो आप पर ध्यान नहीं देगी, और अगर उसके सामने सख्त रहोगे तो वो आपकी बातें नहीं मानेगी। उसे अपने कंट्रोल में रखने का सबसे अच्छा तरीका है, हर दिन उसके लिए नए नए गिफ्ट्स लेकर आओ और एक दिन वो जरूर आपकी बातें मानेगी। इसलिए उसने अब इसके बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दिया था और बस हर दिन कंट्रोल की प्रैक्टिस करता रहता था। मैं बस इस आखिरी कदम से दूर हूं, अपने समनिंग एलिमेंट के मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए। भाई आरव, फायर एलिमेंट का कल्टीवेशन कहाँ तक पहुंचा है? लकी ने जल्दी से पूछा जब उसने आरव को बैठते हुए देखा। पहले जैसा ही आरव ने आराम से जवाब दिया। बिल्कुल उन्हीं अफवाहों की तरह जो मिस्टर वर्मा ने सुनी थी, आरव अभी तक एक भी फायर एलिमेंट स्टार को कंट्रोल नहीं कर सका था। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने इस पूरे सेमेस्टर में समनिंग एलिमेंट के स्टार्स पर अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर्स लगा दी थी। कोई रास्ता नहीं। ऐसा लगता है कि तुम्हारी फाउंडेशन ने सच में तुम्हारे कल्टीवेशन को प्रभावित किया है। मैंने सुना है कि तुम्हारा चचेरा भाई आदित्य पहले से ही 4 फायर एलिमेंट स्टार्स को कंट्रोल कर सकता है। अगर वो अपनी सर्दी की छुट्टियों के दौरान और भी ज्यादा कोशिश करता है तो सबसे ज्यादा संभावना है कि वो प्राइमरी रैंक के फायर एलिमेंट के फर्स्ट लेवल की स्किल फायर बॉल को एक्टिवेट कर सकेगा। लकी ने कहा, मुझे पता है। भाई आरव, आप बिल्कुल भी परेशान क्यों नहीं है? मैंने सुना है कि आदित्य और उसका चमचा हरमन पहले से ही आपके खिलाफ प्लानिंग बना रहे हैं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें आने दो, मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। आरव इस समय सिर्फ अपने 7वें स्टार को कंट्रोल करने पर फोकस्ड रहना चाहता था, बाकी सब कुछ उसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। लकी ने आह भरी, आप बस उनसे सावधान रहना। ये सेमेस्टर लगभग खत्म हो गया है। आपको अगले सेमेस्टर में सच में अपना 100% देना चाहिए।
अगर आप अगले सेमेस्टर के आखिरी में होने वाले मैजिक एक्टिवेशन एग्जाम में मैजिक को एक्टिवेट नहीं कर सके तो आपको स्कूल से भी निकाला जा सकता है। स्कूल सेमेस्टर जल्दी खत्म हो गया और आरव को धीरे धीरे 7वें स्टार को उसका कहा मानते हुए महसूस हुआ। धत तेरे की! ये कल्टीवेशन को लिमिट से ज्यादा समय तक करने से तो सच में बहुत तेज दर्द महसूस होता था। जब आरव को लगने लगा कि अब वो 7वें स्टार को कंट्रोल कर सकता है कि तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। मैं हर दिन और हर रात मेडिटेशन करता हूँ और हे भगवान, क्या आप मुझे थोड़ी सी और स्पिरिचुअल पावर नहीं सकते? आरव ने स्कूल से बाहर निकलते हुए भगवान से शिकायत करते हुए कहा। वो कल रात बस 7वें स्टार को कंट्रोल करने ही वाला था कि उसके सिर में दर्द होने लगा। आरव ने पूरे सेमेस्टर के दौरान लगभग कभी स्कूल नहीं छोड़ा। वो हर दिन 2 घंटे कंट्रोल की प्रैक्टिस करता और उस प्रैक्टिस के बाद वो अगले 10 घंटे मेडिटेशन में बिताता, जिससे उसे उसकी स्पिरिचुअल पावर वापस मिल जाती। इसके बाद वो बस क्लास में जाता, अपना खाना खाता और एक भी दिन बिना रुके सो जाता। भले ही कुछ भी हो, ये सेमेस्टर खत्म हो गया था। स्टूडेंट्स ने अपने सर्दी के सेमेस्टर असाइनमेंट्स को लेने के बाद अब हर कोई अपने घर की ओर चला गया था। उन्हें 2 हफ्ते के लिए सर्दियों की छुट्टी दी गई थी। स्कूल के गेट से बाहर निकलने के बाद आरव ने बस का इंतजार किया ताकि वो अपने घर जा सके। हालांकि फिर उसे याद आया और वो तुरंत जगह पर ही जम गया। मैं लगभग भूल ही गया था कि माँ ने मुझे आज अन्या को स्कूल से पिकअप करने के लिए कहा था। माँ किसी काम से शहर से बाहर गई हुई है, जिस वजह से आज उसे अपनी बड़ी मौसी के यहाँ ही रहना होगा। ऐसा लगता है कि ये समय उसकी बड़ी मौसी और अन्या से मिलने का है। 6 महीने हो गए हैं जब मैंने अन्या को देखा था। अन्या का स्कूल उसके बगल के शहर में था, जिस वजह से वो स्कूल के हॉस्टल में ही रहती थी। मुझे आश्चर्य है कि वो पूरे 6 महीने हॉस्टल में कैसे रही होगी। उसे वैसे तो अन्या को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। उसकी माँ सच में अन्या के मामले में हर वक्त सीरियस रहती थी। मैं सीधे उसके स्कूल जाकर उसे वहीं से मौसी के घर ले आऊंगा। आरव ने बस पकड़ी और उसके स्कूल की ओर चला गया। बस में बैठकर आरव के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने कंट्रोल की प्रैक्टिस जारी रखी ताकि वो देख सके कि क्या आज वो 7वां स्टार कंट्रोल कर सकेगा या नहीं। अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग स्टार्स होते हैं और हर एक अलग अलग स्टार का अलग स्वभाव होता है। कुछ को धोखा देना आसान था। आरव को सिर्फ कुछ रातों के लिए मीठी बातें करनी पड़ती थी और उनमें से ज्यादातर उसके वश में आ जाते थे। हालांकि कुछ गुस्से वाले और संभालने में मुश्किल थे। अगर आप सावधान नहीं रहते तो वो आप पर ही हमला करने लगते हैं, जिसके बाद आपका सिर और तेजी से दर्द करने लगता है और इसमें आपके स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल भी कई गुना बढ़ जाता, जिससे आप जहां 1 घंटे कंट्रोल की प्रैक्टिस कर पाते हो, स्टार्स के आप पर हमला करने की वजह से आप सिर्फ आधे घंटे ही कंट्रोल की प्रैक्टिस कर सकते हो। 7वां स्टार जिसे आरव कंट्रोल नहीं कर पा रहा था वो बहुत ही गुस्से वाला था। वो आरव की कोई भी बात नहीं सुनता था। वो क्रूरता से उस पर हमला करता था और इसे संभालना एक जिद्दी 5 साल के बच्चे से भी ज्यादा मुश्किल था। सौभाग्य से हाल ही में उन दोनों के रिलेशंस में सुधार हुआ था और हर वक्त उसे देखते ही गुस्से में आ जाने वाला स्टार अब धीरे धीरे उसकी सभी बातें सुनने की इच्छा दिखा रहा था। अगर ऐसा न होता तो आरव सच में अब रो पड़ता। उसने लगभग पूरे 1 महीने इस 7वें स्टार को कंट्रोल करने में खर्च किए थे।